कर रहे हैं, आगे चल के उनको एक बहुत बढ़िया मनपसंद कैरियर उनको प्राप्त हो। इसी सोच के आधार पर समय समय पर विश्वविद्यालय में हम कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं। अलग अलग कैरियर एवेन्यूज के बारे में आपको बताते हैं। अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जानकारी देते हैं। मैनेजमेंट फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से आते हैं और मेडिकल फील्ड से आते हैं। आज हम लोग सिविल सर्विस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो सबसे पॉपुलर डिमांड में है। हम लोग देखते हैं कि जो लोग आईआईटी क्वालिफाई करते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, वो आईआईटी मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद, मैनेजमेंट में क्वालिफाई करने के बाद, कोर्स पूरा करने के बाद फिर वो सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं। अभी जस्ट नाउ वो जब आपको आके बताएंगे तो निश्चित वो आपको बिल्कुल अपडेट करेंगे, करंट बातों को बताएंगे। ऐसे ही एक आईएएस टॉपर आज हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले मंच का परिचय करा दूं। योजना है कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को कैरियर के लिए भी तैयार करते रहें। उनके साथ विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति जी प्रोफेसर अजीत कुमार में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विश्वविद्यालय के मेन होते हैं, विश्वविद्यालय के कुलसचिव, और कुलपति जी के बाएं तरफ जो एक युवा उत्कर्ष कुमार, इस वर्ष आईएएस की परीक्षा में इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 55वां रैंक लाया, जो बहुत ऊंचा रैंक माना जाता है। और एक बार फिर ताली बजाइएगा आप, ये हजारीबाग के ही। आज के आयोजन के विषय में कुछ थैंक यू डॉक्टर सुकल्यान मोइत्रा जी। थोड़ा मेरे किए गए हैं। सैटरडे के इवनिंग में बात हुई है रांची से कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना है, जो इस नेशनल एसोसिएशन ऑफ जो आईएएस के हैं झारखंड बिहार के, जो मोटिवेट करते हैं उनसे, और माननीय कुलपति का भी मोबाइल से संवाद आया कैसे ऐसे करना है। और काफ़ी हमारे लिए खुशी की बात है कि इतने शॉर्ट टाइम में हमारे बच्चे इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ करना है तो अपने अंदर एक जज्बा, एक पागलपन लाना जरूरी है। तो इस भीड़ से हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं कि बच्चे इस मोटिवेशन के लिए अपने आप को एफर्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर के अपने को सुनिश्चित कर रहे हैं। सम्मानित प्रतिकुलपति महोदय और जो आज के हमारे इस सभागार के दो प्रमुख स्टार हैं जिन्होंने आईएएस निकाला है, हजारीबाग के ही है, जिन्होंने बताया जो डीएवी के हैं और आईआईटी से कंप्यूटर साइंस किए हैं। तो ये हजारीबाग के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे बीच तुम लोग को जहाँ सहूलियत हो बैठ जाओ, रैंप पे चाहो, जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में तो यही बैठ जाते थे, यहाँ बैठ जाते थे, स्टेज पे बैठ जाते थे। आ जाओ आ जाओ। एक एसोसिएशन के माध्यम से अपने राज्य के बच्चों के लिए जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए समय देते हैं, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंच पर आसीन आज के जो हमारे स्टार हैं उत्कर्ष कुमार जी, और दूसरे हैं यश जलुका, धनबाद के ही हैं, धनबाद बोकारो डीपीएस के प्रोडक्ट हैं 10th के। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय पहले बोकारो, धनबाद सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर में थे। तो ये समझिए, मान के चलिए कि हमारे ही विश्वविद्यालय के अधीन जितने सारे संस्थान हैं वो वहीं के हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात है और ये पूरे यूनिवर्सिटी के लिए गौरव की बात है। तो अब मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से उत्कर्ष कुमार जी को और यश जलुका जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने मुकाम हासिल किया है। और इन लोगों की यह भी तमन्ना है कि हमारे जो आने वाले हमारे पीछे खड़े हैं नौजवान बच्चे बच्चियां, वो भी हमारी तरह वो आगे बढ़ करके दिल्ली में यूपीएससी में अपना झंडा गाड़ें। तो ये आपके बेस्ट एफर्ट पर डिपेंड करता है, आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आपका जो गोल सेट किया है आपने क्या किया है लाइफ में। तो डिफरेंट एरियाज हैं, फील्ड है, बच्चे करते हैं, हासिल होगी।
जिस तरह से आज हमारे लिए उत्कर्ष कुमार जी गौरव के पात्र हैं, उसी प्रकार से आप भी कल हमारे विश्वविद्यालय, हमारे हजारीबाग, हमारे राज्य के लिए गौरव के पात्र होंगे और अपनी सेवा जीवन तक इस मातृभूमि के लिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी शक्ति और जो भी आपके अंदर योग्यता है, उसके माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं। सेवा भावना से अपने आप को इस पृथ्वी पर स्थापित करें। और मैं फिर से एक बार बहुत वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि आज मेन जो है हमारे यश जोका जी भी रास्ते में 10-15 मिनट में पहुंच रहे हैं, वो धनबाद से आ रहे हैं, तो उनका भी तब तक इंतजार कर हो जाएगा। तो आज के दिन हम एक बार फिर से इन दोनों ही प्रतिभाशाली जो IAS क्वालिफाई किए उनके लिए जोर से तालियां बजाएंगे, स्वागत करेंगे। तालियों की धूम जो है सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर में, बल्कि जितने सारे संस्थान वहाँ तक जाए, और हम मीडिया बंधु हैं उनको भी हम धन्यवाद दें। और हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह के आयोजन के माध्यम से बच्चों में एक उत्साह पैदा कर रही है कि ताकि हमारे बच्चे भी अपने आप को डिसाइड कर सकें कि हमें भी IAS हम भी बन सकते हैं, हम भी IPS बन सकते हैं, हम भी फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल हैं, आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप अपने आप को डिसाइड करें कि आपके अंदर कितनी ताकत है, यू कैन अचीव योर गोल्स। तो मात्र 3-4 बातें हैं। अपने अंदर एटीट्यूड आप पॉजिटिव रखें, अपना आचरण बिहेवियर ठीक रखें, कमिटमेंट के साथ काम करें, तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। जिस तरह से आज हमारे उत्कर्ष कुमार जोका जी अपने जीवन में सफलता हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना आप लोगों को। और उनके साथ और भी लोग आएंगे, जैसे सर बताएं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार झारखंड के पदाधिकारी भी आएंगे, लेकिन उन्हें आने में थोड़ा 10-15 मिनट और समय लगेगा, इसलिए हम लोग दीप प्रज्वलन का रस्म को पूरा कर ले रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा मंचासीन विशिष्ट जनों से कि दीप प्रज्वलन का काम हम लोग कर लेते हैं, इसको विधिवत उद्घाटित कर लेते हैं दीप प्रज्वलन के द्वारा। पूजा मैम। इस दीप के माध्यम से ईश्वर की कृपा हो, आचार्य विनोबा भावे जी की कृपा हो कि हमारे सभी विद्यार्थियों के जीवन से अंधकार दूर हो, उनके जीवन में रोशनी ही रोशनी हो, उजाला ही उजाला हो। धन्यवाद। मैं वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक पुष्पगुच्छ भेंट कर पुष्पगुच्छ देकर उसका स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और अमिता मैम आइए। और पूजा मैम एक और बुके लेके आइए, और हम लोग रजिस्ट्रार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रकाश डाले प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा। Great. Dare to dream. Entire world is yours. Once again, dare to dream. Entire world is yours. Respected our honorable Vice Chancellor साहब, हमारे बीच आए हुए IAS टॉपर ग्रुप में उत्कर्ष जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आज क्या हो रहा है। एसोसिएशन, मैं आप लोगों से शायद कहीं पे बात किया हूं, एसोसिएशन, आपको जैसा बनना है वैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और आज विश्वविद्यालय, हमारे कुलपति महोदय कोशिश किए कि वो एक छोटा सा शॉट आपके साथ देकर IAS बनने के लिए IAS का एसोसिएशन आपके साथ दे सके।
आज से 1 घंटा के बाद जब आप अपने आप में चेंज पाएंगे, आप अपने आप में चेंज पाएंगे, आप देखेंगे कि आज जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है वो एकदम आप ही की तरह है, आप ही की तरह जीन्स और जैकेट पहन कर आया हुआ है। लेकिन उसने क्या किया, ऐसा क्या किया कि ऑल इंडिया रैंक में एक इतने ऊपर रैंक पे आते हुए आज वो एक IAS बना हुआ है। आप में और उसमें बहुत फर्क नहीं है, वो आप ही के ज़मीन का है, हजारीबाग का ही लड़का है। आप ही की जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं से वो भी पढ़ा है, शायद यहाँ DAV का प्रोडक्ट भी है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए, जब आप अपने आप को उसके साथ कोरिलेट करना शुरू कीजिएगा, उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को एक टास्क जरूर दे रहा हूँ। आज जब हमारे उत्कर्ष जी का और यश जी का कंप्लीट हो जाता है, आप अपने लिए एक छोटा सा गोल जरूर बना लीजिएगा और उस गोल को कागज कलम पे लिख लीजिएगा। उस गोल के लिए क्या करना है और वो गोल आपको कब रीच करना है, कब आप उस गोल तक पहुंचेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप, कितने लोग चाहते हो कि IAS बने, समझ रहे हो, कब बनना है IAS? जब IAS बनना है, देखो बेटा, अगर दिल्ली 12 घंटे में पहुंचना है तो आपको ट्रेन लेना पड़ेगा। What I mean to say, what vehicle you are going to use for your goal? आपको दिल्ली पहुंचना है, आपको IAS बनना है, तो क्या गोल आप ले रहे हो, क्या आपके एक्शन प्लान है? और लोगे तो नहीं होगा। ये एक ऐसा दिमाग है ना, इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, राम नाम इन राम नाम आउट। आपको बार बार बोलना पड़ेगा आई एम IAS बनना है, आई कैन डू इट, तभी आप जा सकते हो। बार बार आपको ये करना पड़ेगा। एक डिसिप्लिन के साथ आप जब पढ़ाई शुरू करते हो, एक सिस्टम से शुरू करते हो, वही आपको एक अलग ढंग अपनाने की जरूरत है। खैर, मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता था, बिकॉज और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं ये आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि अगर आप सपना पाल लो, पूरा विश्व आपका हो सकता है। ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं। आप जो चाह लो आप बन सकते हो, जो चाह लो बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत है और उसके लिए आप तैयार हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग थोड़ा डर गए कि क्या हो गया, फिर समझ में आया कि आप जोश डाल रहे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे वाइस चांसलर साहब को, जो 24 घंटा ही सोचते रहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को हम कैसे एक्सपोजर्स दें, कैसे हम ब्रेक्स दें। उन्हीं के प्लान ऑफ स्कीम के ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग उनको सुनेंगे, वो आपके लिए क्या सोच के रखे हैं और आज के फंक्शन के बारे में उनको क्या कहना है। कुलपति जी, मैं आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू शुक्रिया। यहाँ उपस्थित हमारे प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा जी, एंड अभी जो IAS सेलेक्ट हुए हैं मिस्टर उत्कर्ष कुमार, और अभी जो रास्ते में है और जल्दी पहुंचने वाले हैं मिस्टर यश जलूका, और हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर MK सिंह, स्टूडेंट्स, मीडिया पीपल, टीचर्स। ये प्रोग्राम जो आज जो अरेंज किया गया है, एक्चुअली जस्ट 2 दिन पहले ही मुझे बताया गया, एक मिस्टर राजीव करके हैं, वो भी IAS अफसर हैं, मुझे फ़ोन किया कि इस तरह का अरेंजमेंट अगर हो सकता है, तो मैं भी ये सोचा कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप जो IAS जो जस्ट अभी तुरंत कुछ ही शायद 1-2 महीने ही हुए हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, वो अगर अपनी बारे में अगर बताते हैं, कैसे वो अध्ययन किए, कैसे तैयारी किए,
क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने, अगर आप लोग को बताया जाए तो शायद आप लोग में से कुछ ऐसे होंगे जरूर जो शायद उस मुकाम में पहुंच सकते हैं। हमारे रजिस्ट्रार साहब ने काफ़ी मेहनत की और वो समय पर इसका अरेंजमेंट किया उन्होंने। मेरा ये मानना है कि अगर स्टूडेंट्स समय रहते अगर अपने आप को पहचान ले, अपने में छुपी जो गुण है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होता है। हाँ, किसी व्यक्ति में ज़्यादा गुण होता है, किसी अवगुण होता है, लेकिन जरूर होता है। किसी में संगीत का बहुत ज़्यादा अच्छा क्षमता है, किसी में पढ़ने लिखने में, किसी में स्पोर्ट्स, ये सब भावना है और गुण है। या इवन प्रवक्ता जो है, हर कोई जो टीचर लेक्चर दे सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रवक्ता नहीं हो सकते। या फिर जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत भाषण अच्छे भी देते हैं, वो भी एक गुण है। तो मेरा कहना है, अगर समय रहते अगर आप अपने आप को पहचाने, आप में कौन सी क्षमता है उसको ही उभारना है। लेकिन जो ऊंचाई पर पहुंचना है, पहले आपको उसको जानना पड़ेगा और पहले अपने आप को रुचि क्या है वो भी जानना है। जैसे आप में सभी और एक बच्चे के सामने रखा जाए हिंदी, ज्योग्राफी, सोशल, ये सब, आप देखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा हर सब्जेक्ट में इच्छा रखता हो, रुचि रखता हो। कोई ज़्यादा साइंस की ओर झुका हो और कोई ज़्यादा आर्ट्स की ओर झुका हो। जैसे उत्कर्ष से मैं बात करने के दौरान पता चला कि वो मैथमेटिक्स से, उनका जो एक आईएएस का एक मेन पेपर मैथमेटिक्स था। सी मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कोई नहीं कर सकता है। उसी तरह जैसे आईएएस में आप आगे चल के जानते होंगे, या बहुत लोग जानते भी होंगे कि लोग ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं, ज़्यादातर लोग इतिहास लेते हैं या पॉलिटिकल साइंस, बहुत से आर्ट सब्जेक्ट ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं, ना कि साइंस। साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। आपके पास जो अभी तो कुछ यहाँ बच्चे जो हैं स्कूल के भी हैं और यहाँ जो है एमए एमएससी के हैं, मास्टर के, जो पीजी के लोग हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, 2 साल का समय है और मैक्सिमम उसके बाद 1 साल का। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप आज से आप निश्चित कर लें कि मुझे कुछ ये बनना ही है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि, ठीक है, आईएएस रियली एक टफ कंपटीशन है, हर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो भी जितना ज़्यादा आप टफ एम रखेंगे उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये आप लोग ये मत सोचिए कि किसी का अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग में ये सोचिए कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब माँ या फादर वगैरह पढ़े लिखे नहीं हो उतना, तो वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। मेरा मानना नहीं है ये, क्योंकि मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, मैं भी एक साधारण परिवार से था, बहुत ही साधारण परिवार। शायद आज आपको जानकर ये तजुब होगा, मेरे माँ फादर बिल्कुल अनपढ़ थे और बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं थे, साधारण मजदूर हमारे फादर थे, फुरकुंडा कोलेरी में। मैं भी यहीं का हूँ, बड़का गांव सहाड़ का। तो एक बचपन से मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ और मैंने सही में मेहनत की उस वक्त। हमारा ये मैं मानता था कि मैं खेल कूद में बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उस ओर ध्यान कभी भी नहीं दिया। और लेकिन मेरी ये भी है कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट में मैं नहीं अच्छा कर पाता था, इसलिए मैं उस ओर भी ध्यान नहीं दिया। मुझे साइंस पढ़ने की इच्छा थी और मैंने अपनी इच्छा से मैंने जो भी सब्जेक्ट इच्छा किया मैं पढ़ता गया।
हाँ, इसमें टीचरों का बहुत बड़ा योगदान रहा, आगे बढ़ता रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि देखिए, मेहनत और लगन और समय करना चाहिए। एक बार समय अगर निकल गया तब आप कुछ नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स मेहनत, अपनी कितना समय आप दे पाते हो, आपके पास 24 घंटा है एक दिन में। बट अगर ये कोई समझते हैं कि देखिए, कोई जो है थोड़ा याददाश्त, कोई जब पढ़ता है एक बार बहुत जल्दी उसको समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो उनको शायद 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर रिजल्ट वही रखना है तो मेरा ये है मानना है कि मैं भी उस तरह से विद्यार्थी था, एक साधारण विद्यार्थी था, मेहनत करता गया और मैं मेहनत में ही ज़्यादा विश्वास रखता था। और समय के साथ मैं आगे बढ़ा और कुछ ऐसे जगह मैं पहुंच गया जहां कभी मैंने सपने भी नहीं सोचा था। मैंने देखिए, मैं शुरू में मैं बोलता कि आपको रुचि के अनुसार आगे बढ़ना, रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट क्या है आपका, क्या करने की इच्छा है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के मैं टीचर बनूं, प्रोफेसर बनूं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे जो मैं आंखों देखी, जो मैंने देखा था घटना, कि जो कुछ घटना हो जाती थी तो जवाब देना पड़ता था कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उस तरह का जॉब मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा जॉब इच्छा की कि जिसमें जस्ट पढ़ो और पढ़ाओ, तो शिक्षक। लेकिन कुछ डेस्टिनी भी अलग होता है, आपके तकदीर में क्या लिखा होता है वो भी है। इसलिए मैंने कभी यूपीएससी के एग्ज़ाम मैंने नहीं बैठा, लेकिन एमएससी के बाद मैंने साइंटिस्ट बन गया। मैं बाहर को ज्वाइन किया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो इस कंट्री का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ मैंने अपना जो है योगदान दिया और काफ़ी कंट्री भी मैं गया उस दौरान। कहने का मतलब, मैंने मेहनत के बल पर मैं आगे बढ़ा। उसी तरह मैं समझता हूँ कि मेरे साथ एक फ्रेंड था, वो कहा करता था, उसका एक छोटा सा गांव है गया के पास में। वो बोलते हैं कि उसके गांव में करीब 60 से ऊपर इंजीनियर, डॉक्टर्स, इनफैक्ट करीब 15 से 20 जो हैं सो यूपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं। यूपीएससी जनरल जो है, आईएएस हाई रैंक वाले होते हैं, विदिन 100 अगर है तो आईएएस मिलेगा, और विदिन 10 है तो आईपीएस मिलेगा, इंडियन फॉरेन सर्विस जो कहलाता है। लेकिन यूपीएससी जनरल होता है, लाइट सर्विसेज, इनकम टैक्स, आईपीएस, ऑल सब यूपीएस के थ्रू होता है। तो वो हमें बताया कि उस गांव में करीब 15 से 20 यूपीएससी किए हुए थे। खुद जो मेरा फ्रेंड है वो खुद उसकी रैंकिंग कुछ 200 कुछ थी, 1988 में वो किया था, और वो आज कमिश्नर है कस्टम एक्साइज का, वो केरला में है वो। तो वो बताता था कि वहाँ एक जुनून थी कि एक यूपीएससी या इंजीनियरिंग, डॉक्टर करने की। मैं समझता हूँ इस एरिया में अभी हजारीबाग हो या सराउंडिंग जो है, उस तरह का माहौल नहीं बना है। और मैं तो चाहता हूँ, और वही आज का जो है ये प्रोग्राम शायद बहुत से लोगों को इंड्यूस करेगा, उस ओर ध्यान आकर्षित करेगा। तो आई थिंक आप अगर आज से सोच लो कि हमें ये प्राप्त करना है आईएएस, लेकिन एक खास पीरियड तक आप मेहनत करें, क्योंकि ये भी है बहुत ज़्यादा, अगर आप इसी ओर अगर आपको 4 साल 5 साल तक आप इसी में लगे रहें और नहीं अगर सक्सेस कर पाए, तो ये भी अल्टरनेट सोच के रखिए कि आप क्या दूसरा करना चाहते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर आप सही में समय अगर देते हो और आपकी इच्छा अगर उसी ओर है,
तो आई थिंक यू कैन गेट सक्सेस डेफिनेटली। और मैं समझता हूँ किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जस्ट 2-4 घंटे से नहीं कुछ हो सकता है। इसके लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने भी उस और मेहनत किया। आपको 14-15 घंटे तो मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय मैं एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसको समझेंगे और अपने जीवन में अगर अमल करें तो शायद आप उस ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं। एक रॉबर्ट फ्रोस्ट की कविता है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। मतलब ये है कि एक जो कवि जो कहीं अपने मंजिल में जा रहा था, रास्ते में इतने आकर्षित उसको जंगल वगैरह थे, उसको लग रहा था कि मैं यहाँ रुकूं, थोड़ा उस सौंदर्य का मैं आनंद लूं, बट उसे याद आता है कि नहीं, मुझे मंजिल कहीं दूर है। इसलिए वो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इसमें 2 मीनिंग है स्लीप का, कि एक है कि मंजिल प्राप्त करने अभी काफ़ी दूर है, एक है कि व्यक्ति मरने से पहले बहुत ऊंचाई तक उसको जाना है। इसलिए छोटे मोटे जो है आकर्षित रास्ते में उस दौरान में काफ़ी आकर्षित करेंगे, उसमें ज़्यादा आकर्षित नहीं होना है और अपनी मंजिल को ही ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। आई थिंक आप इसको अमल करेंगे तो आई थिंक यू कैन अचीव वट एवर यू कैन। और मैं अपने जो आज मिस्टर उत्कर्ष हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और चूँकि खासकर वो यहाँ इसी हजारीबाग के हैं, और देखिए आपको शायद ये भी जान के खुशी होगी कि टॉपर जो इस बार के हैं वो बिहार के हैं, जो झारखंड भी इट वाज पार्ट ऑफ बिहार ओनली, 2000 में ही अलग हुआ था। तो यहाँ के काफ़ी आप देखेंगे IAS वगैरह में बिहार, यूपी या झारखंड, ये सब एरिया से काफ़ी UPSC कम्पीट करते हैं। अच्छा भी है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोग से काफ़ी आप लोग को कुछ सुनने को मिलेगा, इनकी क्या डिफ़िकल्टी थी उनके स्टडी के दौरान। एंड मैं अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ये समय जो आने वाला जो 2 समय है, 2 साल है, आप उसको भरपूर आप उपयोग करेंगे और डेफिनेटली यू कैन अचीव वट एवर यू वांट। थैंक यू for your lovely inspiring words। आज के जो दूसरे हमारे वक्ता हैं IAS टॉपर यश जलूका, अभी खबर मिली है कि 5-7 मिनट के अंदर वो यहाँ पहुँच जाएंगे और उनके साथ और भी लोग होंगे जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार झारखंड के पदाधिकारी हैं, वो लोग भी होंगे। तब तक हम लोग आयोजन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब विषय पर आते हैं, तैयारी कब शुरू करें। तैयारी का माध्यम क्या हो। UPSC सिविल सर्विस परीक्षा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में IAS परीक्षा कहते हैं, उसका माध्यम क्या हो। वैकल्पिक विषय, जो कंपलसरी विषय है वो तो सबके लिए है, जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, उसका चयन कैसे किया जाए, उसमें भी स्ट्रेटेजी है। पढ़ाई की तैयारी की रणनीति क्या हो, सब्जेक्ट की पढ़ाई की रणनीति वो कैसी हो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मनोबल। लंबे समय तक अपना मनोबल को कैसे बनाए रखे, धैर्य के साथ अपने मनोबल को स्व प्रेरित, कोई बाहर से प्रेरित कर रहा हो ना करता हो, अपने से अपने को प्रेरित करते रहना है और मनोबल को बनाए रखना है। एंड फाइनली रिटर्न कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू का भी एक फेज आता है, साक्षात्कार को, उसको कैसे फेस करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज हो। ऐसे विषयों पर आपके मन में बहुत सवाल होंगे और कुछ आशंकाएं भी होंगी कि पता नहीं हम सकेंगे कि नहीं, ऐसी चीजों को कहता है आशंका। ऐसे सवालों और आशंकाओं के समाधान के लिए ही हमारे
ये दो वक्ता आज अपनी व्यस्तताओं के बीच समय निकालकर यहाँ आए हैं, ये आप ही के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके पहले कि मैं उनको बुलाऊं, मैं हमारे को एंकर डॉक्टर पूजा पाठक से निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन की जिम्मेदारी वो संभालें। We are waiting for, but before I could introduce the young boy who is sitting over here, I would like to tell you about the association which has continued with the series of open seminar to create the awareness and to guide the youth of Jharkhand and Bihar, the National Association of Civil Servants. This is the association which was established in 2014 and being run by the senior civil servants of Bihar and Jharkhand itself. They took this responsibility to guide the youth like you people, to make you people able, to make you people confident to crack such toughest exams. You would feel pleased to know that in 2020, the same association trained about 58 students, and out of those, more than 30 students. That is opportunity. This is an opportunity for you people to have this seminar and to have such heroes with us. When I'm looking into these young people, I could also recall two lines. जब हौसला कर लिया हो ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया हो ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का. We have seen that generally extraordinary labor, and there is no question that there is no shortcut of success. You have to work hard. But the boy which you are looking here, Utkarsh Kumar, the gem of Hazaribagh, he is the one who is the product of DAV school. He is an IITian with computer science stream from IIT Bombay. He also worked for Goldman Sachs in Bangalore. So by working in the company, he could crack such toughest exam, जिसको हम कहते हैं world's toughest exam, in his very second attempt. I think he deserves a big round of applause. Optional subject was maths, and this is quite obvious as he's IIT and his subject would be maths. I think this time more than 60% of such seats are being scored by engineers. Utkarsh? Yes. So let us hear some few words from Utkarsh. I would be requesting Utkarsh to come on the podium, please. Good morning, everyone. Respected Vice Chancellor Sir, Registrar Sir, and Pro Vice Chancellor Sir. It's honestly a privilege to be here, to get a chance to share my journey, my lessons with you all. I'm quite grateful to this university and Vice Chancellor Sir for arranging this on such a short notice. To NACS for again giving me the chance to be here. इतनी भीड़ देख करके विश्वास नहीं हो रहा है। हमारे कॉलेज के कॉन्वोकेशन हॉल में जो एकदम पॉपुलर इवेंट्स होते थे वहाँ इतनी भीड़ आती थी। वहाँ हम लोग भी ऐसे रैम्प्स पे बैठते थे, सामने बैठते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक्सपीरियंस था, वो नॉलेज था, कहाँ बैठे हैं, कैसे मिल रहा है, दैट वाज इमटेरियल, वो सेकंड था। तो अगर आप में से भी कोई वहाँ अनकंफर्टेबल है, प्लीज सामने आ जाओ। यहाँ बैठने की भी जगह हैं, रैम्प पे भी जगह हैं। अनकंफर्टेबल होकर सुनोगे तो बहुत चीजें मिस भी कर सकते हो। With that said, let's start. मैं हजारीबाग का ही बेटा हूँ, जैसा और एंकर से मेंशन कर रहा है। मेरे पिताजी जूनियर इंजीनियर थे, मेरी माताजी टीचर हैं। मैं 10th तक DAV में था,
और पता नहीं आप में से कितने लोग विश्वास करेंगे, लेकिन मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट बच्चा था। मुझे बोलना ज़्यादा नहीं आता था, पढ़ाई में थोड़ा मन लगता था, मैथ्स थोड़ी समझ में आती थी। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, मैं क्लास 7th में था तो 8th का नहीं पढ़ता था, 8th में भी था तो 9th का नहीं पढ़ता था। इस चक्कर में पापा काफ़ी परेशान होते थे, क्योंकि मेरे क्लास में 2 बच्चे थे जो वैसा पढ़ते थे। लेकिन इतना था, जो पढ़ता था, जितना पढ़ता था उतना एक क्यूरियोसिटी से पढ़ता था, उतना समझ के पढ़ता था, एनालाइज करके समझता था। ये क्यूरियोसिटी मुझे आगे भी बहुत हेल्प करी। अभी जब मैं अपने स्कूल लाइफ को देखता हूँ तो मुझे एक थोड़ी वो फीलिंग आती है कि काश मैं थोड़ा और एक्टिव होता, काश और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता, काश और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता, क्योंकि अल्टीमेटली उनसे ही आपका एक मोर कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आज की दुनिया में आप क्या जानते हो वो तो मैटर करता ही है, ये भी मैटर करता है आप लोगों से कैसे बात करते हो, आप अपने आइडियाज कैसे प्रेजेंट करते हो, लोगों को कन्विंस कैसे करते हो। ये रियलाइजेशन जितनी जल्दी होती है मुझे लगता है उतना अच्छा होता है। खैर ये तो आगे की बात है। मैं ये पॉइंट इसलिए ला रहा हूँ, स्कूल वाली बात, कि स्कूल में बहुत ही साधारण बच्चा था उस मामले में। थोड़ी पढ़ाई ठीक थी, अदरवाइज बहुत कुछ नहीं था। मैं एक भीड़ में आप मुझे आइडेंटिफाई उस समय नहीं कर पाते। थोड़ी किताबें पढ़ता था, ज्यादा यश जलूका जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से वाइस चांसलर सर से मुझे प्रेजेंट कर उनको आशीर्वाद दें। और 2 मिनट लेकिन है, प्री शेड्यूल पहले से शेड्यूल्ड है तो उसमें जाना होगा सर लोगों को। तो सर लोग चाहते हैं कि दोनों गेस्ट का वो सम्मान करके तब जाए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस चांसलर सर से और सभी लोग उसके सामने चले, स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। और यश आप भी सामने चले जाइए। थैंक यू उत्कर्ष। और वाइस चांसलर सर से फिर रिक्वेस्ट होगा कि यश जलूका को शॉल उड़ाकर सम्मान। यश जलूका झारखंड के ही हैं, धनबाद के कमिश्नरी के ही ये 2 सक्सेस स्टोरीज हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अगेन थोड़ा एकदम ब्रेक हो जाता है, लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ी पढ़ाई करता था, थोड़ी किताबें पढ़ता था। मेरे लिए वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा था, मैं नॉवेल्स पर ज़्यादा पढ़ता था, कुछ कभी कभी बायोग्राफीज पढ़ता था। तो उनसे एक लैंग्वेज की इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है और एक सोचने का नज़रिया डेवलप हो जाता है। ये अगेन बाद में मुझे बहुत हेल्प कर रहा था। अभी आप में से जो लोग थोड़ा बहुत एग्जाम प्रोसेस देखे हैं, आपने सुना होगा सीसैट भी आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया है। एंड मेरी सीसैट में थोड़े अच्छे नंबर है इस बार, 200 में 167 है, क्वालिफाइंग 67 होता है। तो जब लोग पूछते हैं कि आपने सीसैट में अच्छा कैसे करा, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसके लिए। मैं बचपन से ही पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, और अल्टीमेटली सीसैट में लैंग्वेज का टेस्ट होता है और मैथ्स का टेस्ट होता है। तो मैथ्स मेरा स्ट्रीम हो जाता है, सीसैट लैंग्वेज से डेवलप होती है। तो ये किताबें पढ़ने की जो हैबिट होती है, मुझे लगता है आप कहीं भी हो, किस भी फील्ड में हो, आपको बाकी दुनिया को समझना है, अपनी ही फील्ड में डीपर जाना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। स्कूल में मैथ्स अच्छी थी तो जेईई की तैयारी करी, तैयारी अच्छे से हो गई, अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छा मार्गदर्शन हो गया, पीयर ग्रुप था, तो एक अच्छा जेईई रैंक आ गया। मेरा जेईई रैंक 5 था। तो मुझे आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने का मौका मिला, कंप्यूटर साइंस मेरी स्ट्रीम थी। मैं जब वहां गया तो मुझे याद है मेरे मन में एक ख्याल था कहीं पर कि अभी तक मैंने पढ़ाई अपनी अच्छे से करी है, लेकिन मुझे अपनी थोड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। कैसे देना है ये मुझे नहीं पता, कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मन में वो ख्याल कहीं था। और आपने शायद वो कोट सुना होगा कि आपके थॉट्स
आपके एक्शंस बनते हैं और आपके एक्शन से ही आपका मतलब पर्सनालिटी शेप होता है। तो आपके मन में कुछ करना है तो आप देखेंगे वो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होता है। कॉलेज में भी मैं काफ़ी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, मेरे हॉबीज सारे वहीं डेवलप हुए। मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ बच्चे स्कूल के हैं, ज़्यादातर कॉलेज के हैं, तो जो अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ मिलती है खुद को डेवलप करने के लिए वो बाद में सेम लेवल पे नहीं मिलती है। यहाँ जितना एक्टिव और वाइब्रेंट क्राउड होता है कॉलेज में, जितनी क्लब्स एंड सोसाइटीज होती हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लीडरशिप की। मैं अपने कॉलेज में टीचिंग असिस्टेंट बना था, कोर्सेज रन करने में हेल्प करता था, क्लासेस लेता था, लैब्स रन करता था, मुझे उसमें बहुत मजा आता था। और मैं अपने कॉलेज में 8 में से 5 सेमेस्टर टीचिंग असिस्टेंट था। थोड़ी पॉकेट मनी भी आ जाती थी पर वो साइड ही था। अच्छा काम किया तो टीचर से रिकॉग्नाइज भी करा, मुझे हेड टीचिंग असिस्टेंट बनाया था, मेरे अंदर 15-16 लोगों की टीम थी। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। कॉलेज से पहले मैं सोच नहीं सकता था कि मैं ये सब चीज़ें भी करूँगा कॉलेज में, लेकिन मन में ख्याल था तो चांसेस मिले तो उनका फ़ायदा उठाया मैंने। कुछ कॉम्पिटिशन भी थे, पार्टिसिपेट किया। तो इन सब चीज़ों से डायरेक्टली जो हेल्प मिलती है वो तो मिलती ही है। आप बाकी जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम लिखते हैं, आप उसको प्रोफाइल में अपने लिख सकते हैं कि आपने अपने लाइफ में क्या करा है, और उससे क्या होता है कि आपका इंटरव्यू आपके डायरेक्शन में जाएगा, आप उसको गाइड करोगे। क्योंकि आप खुद सोचो, जब इंटरव्यू में आपके सामने 5 लोग बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको आपके प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो अपने हिसाब से इंटरव्यू गाइड करेंगे, वो आपको किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर आपने लाइफ में थोड़ा फोकस रहे हैं, कुछ चीज़ें अच्छे से करी हैं, तो उनके लिए वो टॉकिंग पॉइंट्स बन जाएगा, उससे भी आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। आपने किसी एनजीओ में काम किया तो वो भी आ जाता है यहाँ पर। तो एक ज़्यादा डायरेक्टेड कॉन्वर्सेशन होगी जो आपके कंट्रोल में होगी। अगेन ये सारे डॉट्स बाद में कनेक्ट हो रहे हैं, ये मैंने उस टाइम ये सब सोच के नहीं किया था। उस टाइम बस एक्टिव रहना था, अपॉर्चुनिटी उठाने थे, और वो मैं नहीं करा। कॉलेज के टाइम पापा उस समय बोलते थे कि सिविल सर्विसेज देख सकते हो, लेकिन मेरे मन में वो क्लियर नहीं था। मुझे कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, उनका फायदा उठा रहा था, प्लस एक अच्छी नौकरी लग गई तो मैं सोचा यहाँ भी देख लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं। 1 साल नौकरी करी मैंने बैंगलोर में, थोड़े सेविंग्स भी कमाए। वहाँ भी बैंगलोर में था मैं तो चांसेस मिलते थे, अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, उनका फायदा उठाता था मैं। एक ऑक्सफैम का इवेंट था, उसमें हम 4 लोगों ने 2 लाख रुपए रेज किया था और 100 किलोमीटर वॉक किए थे। तो ये सारे बहुत उम्दा एक्सपीरियंसेस होते हैं जो अगर आप ओपन रहते हो तो आप ले सकते हो, आपको बाद में हेल्प करती हैं। उस 1 साल के पीरियड में मेरा जो सिविल सर्विस का थॉट था वो और स्ट्रेंथन हुआ। मैंने कुछ ऑफिसर से बात भी करी, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, दोस्तों से फाइनलाइज करा, तो सब मिला जुला कर एक सोचा हुआ डिसीजन लिया और फिर यहाँ पर आया। मेरे लिए वो 1 साल इस मामले में काफी इंपॉर्टेंट था कि मैं एक सोचा समझा हुआ डिसीजन ले सका, क्योंकि जैसे वीसी सर ने भी बोला है, ये तैयारी लंबी है, ये तैयारी टफ है, और अगर आप सोच समझ के नहीं आए हो तो आपको बाद में ये सवाल उठेगा कि क्या ये सही डिसीजन था, क्या यहाँ आना ठीक था। अगर आप सोच के आए हो तो आपके मन में एक विजन है खुद का कि मैं 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद खुद को कैसा देखता हूँ। अस्पताल में अच्छे नहीं है, मुझे उनको इम्प्रूव करना है। मेरे गांव में सड़कों की क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं उन पे काम करना चाहूँगा। तो ये सब जो विजन्स आपके मन में होंगे और ये सोच के आप आते हो तो आपको आगे के लिए भी ये मोटिवेशन रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो मोमेंट्स आते हैं जब आप सोचते हो कि यार मैं क्यों आया यहाँ पर, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इतने लोगों से कॉम्पीट क्यों कर रहा हूँ। उन क्यों का जवाब आपको अपने ही मोटिवेशन से, अपने ही थॉट प्रोसेस से आएगा। खैर, ये सोच समझ करके मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा रिस्की था, थोड़ा डरावना भी था, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो होती है वो एक तरह से जा रही थी। बट मेरे लिए वो एक लगातार प्रेशर था कि मैं कुछ अच्छी चीज छोड़ के आया हूँ, तो मुझे लगा था खुद को जस्टिफाई करना है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी क्यों कर रहा हूँ। तो खैर लग गया तैयारी में। मैं दिल्ली मूव कर गया था उस टाइम पर। अगेन लोग पूछते हैं दिल्ली जाना कितना नेसेसरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आज के ज़माने में विद इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स नेसेसरी नहीं है, थोड़ा आपको एज मिलता है, थोड़ा जंप मिलता है। एक सिमिलर आंसर कोचिंग्स के लिए भी है। मैंने भी उसमें कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन हाफ वे थ्रू द प्रोसेस 6 महीने बाद मैंने क्लासेस बहुत कम अटेंड करता था, क्योंकि
आपने जितने लोगों ने सिलेबस देखा है ये बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पढ़ते हो। सिलेबस देखा है क्या, करिकुलम देखा है क्या, क्वेश्चंस देखे हैं क्या, तो यू गाइस कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग राइट। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछते हैं, हाँ नॉलेज बहुत चाहिए, उस नॉलेज को समझना आना चाहिए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप खुद से टाइम देते हो तो कर सकते हो। तो आई वुड अगेन से कोचिंग हेल्प करती है लेकिन एसेंशियल नहीं है इस पॉइंट पे। आई थिंक जालू का मेरे पॉइंट को बाद में एम्फेसाइज और कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने कोचिंग भी नहीं ली थी। तो अल्टीमेटली वो आत्मनिर्भरता आपको चाहिए कि आप खुद से ड्राइव करो, खुद से किताबें पढ़ो। वहां भी मैं था क्लासेस कर रहा था पर साथ में जो किताबें थी वो खुद से पढ़ रहा था। पहले एनसीईआरटीज पढ़ी, फिर रेफरेंस किताबें पढ़ी। ये अगेन ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। आप पहले एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक लेवल ऊपर जाते हो। आप लोगों ने सुन रखा होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल ऑफ रजनीकांत पढ़ते हैं। कुछ नहीं तो किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं मिलता, कोचिंग में मटेरियल उठा लो, वो मटेरियल आजकल काफी इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का पार्ट आता है जो न्यूज़पेपर से और मंथली मैगजीन से आता है। एनालिसिस समझनी पड़ेगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस इश्यू के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और एक्सपर्ट्स ने क्या बोला है। तो ये सब एनालिसिस मंथली मैगजीन थोड़ी क्यूरेटेड फॉर्म में, हमारे लिए टेलर्ड फॉर्म में मिल जाती है। आई वुड इवन से कि जो मंथली मैगजीन है आपका GS2 और GS3 जो करंट अफेयर्स ड्रिवन है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इनका बल्क ऑफ द प्रिपरेशन, मेरे नोट्स है उनका बल्क करंट अफेयर्स मैगजीन से बना है। तो ये उतने इंपॉर्टेंट है। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ईयरली समरीज पढ़ के कर सकता हूँ, PT 365 आते हैं, कुछ लोगों ने सुना होगा। मेरे हिसाब से नहीं होता है क्योंकि जो साल भर की न्यूज़ है, साल भर की घटनाएं हैं, साल भर की इश्यूज हैं, आप उनको एक बार में कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो। आपको उनको पढ़ना है, उनको समझना है, उनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? ताकि आप जो अलग अलग जगहों से चीजें पढ़ते हो उनका एक जगह कंपाइलेशन हो सके। वो आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। आपको जो रिवीजन करना होगा तो आप क्या 10 किताबें पढ़ोगे? नहीं, आप अपने नोट्स पढ़ोगे। क्योंकि वो आपके शब्दों में होगा तो आपको वापस पढ़ना आसान पड़ेगा। क्योंकि वो आपके शब्दों में होगा तो एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करना आसान होगा। तो नोट्स बनाने का मेन पॉइंट वो है। आपको अगेन टॉपर से नोट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। मैंने कुछ नोट्स अपने शेयर कर रखे हैं। उनको शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कॉपी करो या उनको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। अल्टीमेटली गोल यही है कि एग्जाम के डिमांड के हिसाब से नोट्स बनने चाहिए। तो एक ये मुझे लगता है एक साइकिल चलती है। आप पढ़ते हो बहुत जगहों से, अपने नोट्स बनाते हो, कंपाइलेशन बनाते हो, उसके हिसाब से एग्जाम्स लिखते हो। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अच्छे से करते हो, कुछ क्वेश्चन अच्छे से नहीं करते हो। डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम परफॉर्मेंस अपने नोट्स को रिफाइन करते हो, कहाँ पे डेप्थ और लानी है, कौन से एरियाज को और लाना है। तो उसके हिसाब से आपका एग्जाम इंप्रूव होता है। ऐसे ही साइकिल चलती है। दिस नीड्स टू रन अ फ्यू टाइम्स। ये कुछ बार तभी चलेगा जब आप इनफ टाइम दे पाओगे। इसके अलावा जो एक एग्जाम क्रोनोलॉजी होती है, एग्जाम टाइमलाइन होती है, उसके हिसाब से तैयारी करना बहुत जरूरी है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स के टाइम तक अपना ऑप्शनल फिनिश नहीं कर पाया था। तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो पीरियड था, ये 3 महीने का पीरियड होता है। और जो थोड़े सीरियस एस्पिरेंट्स यहाँ पर इनको आइडिया होगा, 3 महीने का पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक छोटी सी सक्सेस मिल चुकी होती है, आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके होते हो और सामने 3 महीने का पीरियड है जिसमें मेंस लिखना है आपको। और ये मेंस आपका 90% है टोटल मार्कशीट का। दिस इज व्हेन यू रियली गो ऑल इन। दिस इज व्हेन दिस मैराथन एंटर्स द 100 मीटर फेज, जब आप भागते हो। एंड इस टाइम का जो मेरा रूटीन था वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। मैं सुबह 8 बजे उठता था, 8:30 से तैयारी स्टार्ट होती थी। 8:30-9 से 12:30 तक मेरा मैथ्स और न्यूज़पेपर चलता था। सेकेंड हाफ में या तो एक GS का टेस्ट लिखता था या फिर रिविजन या फिर GS की पढ़ाई करता था और रात में रिविजन करता था। सब मिलाकर के 12 घंटे कंसिस्टेंटली इस समय था। और जहां तक हो सकता था मैं लिख के चीजें करता था। लिखने से क्या होता है, आप समझते भी बेटर हो, आपको याद भी बेटर होता है, लिखने की प्रैक्टिस होती है और वो आपको एग्जाम में हेल्प करती है। मेरा उस टाइम पे गोल था कि मैं दिन की एक रिफिल खत्म करना चाहता हूँ।
और वो 90 डेज में मुझे लगता है मैंने कुछ 80-85 रिफिल्स खत्म करी हैं। उनकी फोटो मेरे पास है, वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूड फोटो है। तो दैट इज जस्ट टू शेयर कि ये प्रोसेस उस टाइम पे कितनी इंटेंस हो जाती है। उस टाइम तक आप अपना फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हो, बहुत जगह से चीजें पढ़ रहे होते हो। वो जो 3 महीने का पीरियड है, वहां आप अपनी लर्निंग्स कंसोलिडेट करते हो, प्रैक्टिस करते हो, अपने फॉल्ट्स इंप्रूव करते हो, और आप बेसिकली एक वो बीस्ट मोड बोलते हैं ना, आजकल थोड़ा मतलब स्लैंग में ज्यादा बोलते हैं, यू एंटर बीस्ट मोड, यू गो ऑल इन। खैर फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा मैंने बोला ऑप्शनल मेरा फिनिश नहीं हो पाया था और जीएस में इनफ टाइम नहीं दे पाया था। ये चीजें मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में एड्रेस करने की कोशिश करी। आप लोगों को याद होगा मार्च 2019 में लॉकडाउन लगा था, 19 था शायद। तो अगेन लोग पूछते हैं कि घर से तैयारी पॉसिबल है क्या? मैंने तो सेकंड अटेम्प्ट की पूरी तैयारी घर से की थी। लॉकडाउन का उसने फायदा उठाया था, चीजें डिले हो गई थी, तो एंजाइटी थी मन में कि रिजल्ट कैसा आएगा, मेरे फेवर में आएगा नहीं आएगा। लेकिन साथ में एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था जो नॉर्मली नहीं मिलता है। नॉर्मली लोग इंटरव्यू देते हैं, उसके 1-1.5 महीने बाद फिल्म्स होता है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के इंटरव्यू के बाद 6 महीने मिल गए मुझे। मैं काफी फॉर्चुनेट था, मैंने पूरा फायदा उठाया, मेरा ऑप्शनल पूरा तैयार था, मेरी आंसर राइटिंग बहुत रेडी थी, और फिर 3 महीने मैंने फिल्म के बाद पूरा अपना खींच लिया। इस टाइम पे अगेन मेरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट की मार्कशीट थी उससे मेरे मैथ्स के स्कोर्स काफी अच्छे थे, मेरा इंटरव्यू स्कोर अच्छा था, मेरा जीएस बहुत खराब था। तो एंड मेरे लिए उस पॉइंट पे ये लाइफ का पहला फेलियर था। इसके पहले स्कूल में भी मैं अच्छा स्टूडेंट था, कॉलेज में भी ठीक ठाक रहा था। तो टू गेट एन ऑब्जेक्ट 0 की लिस्ट में नाम ही नहीं है, ये एक्सेप्ट करना भी काफी मुश्किल था उस पॉइंट पे, लेकिन थैंकफुली एक्सेप्ट करा। ये एक्सेप्ट करा कि जीएस में मुझे और इम्प्रूव करना है, ये मेरा फोकस एरिया होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक वो ईगो की बात आ जाती है दोनों साइड से। एक टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई कमजोरियां हैं, इसको एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना है, ईगो पे नहीं लेना है कि हाँ मुझे वीकनेस नहीं है। दूसरा चैलेंज वाली चीज है कि यार ये इम्प्रूव कैसे नहीं होगा, मेरे जैसे लोग इम्प्रूव करते हैं, मेरे जैसे लोग सक्सीड करते हैं, मेरे बाकी एरियाज अच्छे हैं, तो जीएस कैसे नहीं अच्छा होगा। तो उसमें लगा, एंड ये स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से टाइम एलोकेशन आगे हुआ मेरा। आगे मेरा 30% टाइम ऑप्शनल पे था, 70% टाइम जीएस पे था, क्योंकि मेरा फोकस एरिया इंप्रूवमेंट का यही था। इस पॉइंट पे अगर आपके पास 2-3 लोग हैं जो सीरियस हैं, कमिटेड हैं, तो बहुत हेल्प करता है। मेरे कॉलेज से एक जूनियर था हर्षल महाजन, पूरी तैयारी में हम लोग साथ में थे, एक दूसरे को बहुत सवाल पूछते थे। प्रीलिम्स के पहले दिन के हमारे टेलीग्राम पे नहीं तो 50-60 सवाल एक दूसरे को पूछते थे। हम लोग टॉपिक सेट करते थे कि चलो कल नेशनल पार्क्स पढ़ना है, रिवाइज करना है। फिर या तो टेलीग्राम पे या फिर कॉल पे वो नेशनल पार्क्स बोलता था, मैं स्टेट्स और उसके प्रोमिनेंट एनिमल्स और फीचर्स बोलता था, मैं नेशनल पार्क्स बोलता था, वो वाइस वर्सा करता था। सिमिलरली फॉर पॉपुलर रिपोर्ट्स इंडिसेस देखा होगा आपने, जैसे हंगर रिपोर्ट आती है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट आती है एंड सो ऑन। तो ये पीयर ग्रुप होने से आपको ये सब चीजें करना पढ़ना बहुत आसान होता है, वरना आप थोड़ा बोर हो सकते हो, थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर सकते हो। एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी बनता है कि अब साथ में कंपेयर करो, या मैंने ये टेस्ट लिख लिया, ये टेस्ट लिख लिया, तो वो प्रेशर बनता है कि भाई मुझे भी लिखना है। फिर आपके उस टेस्ट में नंबर कितने हैं? मेरे चलो 95 नंबर है, तो मुझे इसको बीट करना है। तो प्लस ये तैयारी ऐसी है कि आप एक तरह से सेंट या फिर हर्मिट बन जाते हो, सन्यासी बन जाते हो। तो अगर 2-3 लोग हैं जो आपको समझते हैं, आपकी भाषा समझते हैं, तो आप डिप्रेस नहीं होगे, आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी बेटर होगी। अल्टीमेटली चलना खुद ही है, रास्ता खुद ही कवर करना है, लेकिन 2-4 लोग साथ में हो तो करना थोड़ा आसान पड़ता है। सेम चीज फॉर टीचर्स। अगर आप शुरू से सिंसियर रहे हो, कमिटेड रहे हो, मैं स्कूल में अकेडमिकली अच्छा ही था, प्रिंसिपल सर का सपोर्ट था, कॉलेज में भी ठीक था, कोचिंग्स में मैं बहुत सवाल पूछता था, जो टीचर्स थे उनको बहुत परेशान कर रहा था। मेरे 2 घंटे की क्लास में मेरे 5 से 6 सवाल होते थे, तो उनसे मेरे वहां भी मेंटर्स बन गए, पीपल हु बिलीव्ड इन मी, जिनसे मैं बाद में सवाल में पूछता, सर ये टेस्ट सीरीज लगाऊं क्या, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है,
वो मेरे आंसर शीट से खुद से इवैल्यूएट करते थे। आप लोगों को अगर आइडिया होगा, मेंस के आंसर शीट सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, उसको सबमिट करते हुए इवैल्यूएट होकर आने में हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते भी लगते हैं। मेरे कोचिंग से ऐसे मेंटर्स थे तो वही इवैल्यूएशन मुझे सेम डे मिल जाता था, और ये बहुत बड़ी बात है। खैर ये सब चीजें हो गई मेरे साइड से। एक लास्ट चीज है टेक्नोलॉजी का यूसेज। इन द लास्ट 5-10 years आई थिंक ये लैंडस्केप पूरा चेंज हो गया। पहले जो स्टडी मटेरियल शॉर्टेज थी, आज शॉर्टेज नहीं है। आप लोगों ने बुक्स के नाम सुन रखे होंगे, कोचिंग से नाम सुन रखे होंगे, टॉपर स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे मिल जाती है, वो बहुत लोगों ने देख रखे होंगे, कुछ मॉक इंटरव्यूज लोगों ने देख रखे होंगे। आई थिंक दृष्टि के ज़्यादा देखे होंगे क्योंकि काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन अगेन द आइडिया इज कि लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं आज प्रॉब्लम ये नहीं कि मटेरियल नहीं है, वीडियोस नहीं है। आज प्रॉब्लम है कि आप फोकस कैसे रहते हो, आप अपने डिस्ट्रैक्शन कैसे मैनेज करते हो, आप खुद में कॉन्फिडेंस कैसे रखते हो, आप रिविजन कितना करते हो, उसको अपने पेपर्स में कितना लाते हो। तो अगर आप इंटरनेट को स्मार्टली यूज करते हो, जैसे मंथली मैगजीन्स में ऑनलाइन ही पढ़ता था, उसी में हाईलाइट करता था, उसी में नोट्स करता था, जहां तक हो सकता है चीजें यूज करो एंड मॉनिटर करो। डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक छोड़ दिया था उस टाइम पे, वो बंद थे। मेरे नोट्स भी ऑनलाइन थे, क्योंकि ये नोट्स उतनी बार आइटरेशन से डेवलप होते हैं। मैंने पहले भी वो साइकिल बोला था ना कि आप नोट्स बनाते हो, एग्जाम्स लिखते हो, फिर नोट्स इंप्रूव करते हो। तो अगर आपकी चीजें ऑनलाइन कर रखी हैं आपने, तो ये करना कहीं आसान होता है। मेरे नोट्स नहीं तो मुझे लगता है 7-8 बार मैंने अपडेट करे होंगे पूरे, क्योंकि हर बार गलतियां मिलती थी, हर बार सही स्ट्रक्चर नहीं मिलता था। मैंने स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया नाम से एक नोट बनाया था, उसमें रेलवेज रोडवेज एड्रेस किया था, बहुत छोटे छोटे नोट्स थे। फिर जैसे जैसे और मटेरियल मिलता गया, ये नोट ग्रो करता गया। जैसे जैसे ग्रो करता गया, मुझे लगा कि चलो एक नोट में नहीं हो पाएगा, फिर मैंने 4 नोट्स कर दिए उसके, एक रेलवेज के, एक रोडवेज के, एयरवेज के एंड सो ऑन। इसमें स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। जैसे रेलवेज के लिए आप बोलोगे, सिग्निफिकेंस की बात करोगे, चैलेंजेस की बात करोगे, तो उसमें भी स्ट्रक्चर बनता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस एंड सो ऑन, गवर्नेंस चैलेंजेस एंड सो ऑन। तो ये स्ट्रक्चर जैसे आइडेंटिफाई करते हो आप, आपके नोट्स डेवलप होते हैं, डीपन होते हैं और रिच बनते हैं, आपके आंसर्स को स्टैंड आउट करते हैं। और रिविजन भी वैसे ही था कि एक फ्लोचार्ट फॉर्मेट में और जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे रेलवे से लिए मैंने एग्जांपल में डिस्कस करा, रेलवेज लिखा, उससे सिग्निफिकेंस लिख करके 4 एरोस बना करके सिग्निफिकेंस लिखे। चैलेंजेस पे आया, उससे 4 एरोस बना करके फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड सो ऑन, इनके पॉइंट्स लिखे। तो ये जो फ्लोचार्ट बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर में रिविजन करता था, इस स्ट्रक्चर में आंसर्स लिखता था, ये हेल्प करता था। तो ये तो खैर मेरी जर्नी थी अभी तक की, मैंने क्या करा क्या नहीं करा। I would hand over this mic, this stage to Yash Chaluka, वो भी अपनी स्टडीज शेयर करेंगे। Very minutely you explained how to prepare for a competitive exam. I think many of you people must have noted what is benefiting you. I also pointed out one statement which he gave. Everyone must note it, that your thought create your action and your action create yourself. So you have to follow it. And these 2 boys are the example of that statement. This is the turn of Mr. Yash Chaluka. He is also belonging to Jharkhand. He is from Dhanbad and product of DPS school Bokaro. He is economic graduate from Delhi University, Kirulimal College. He mastered in economics from Delhi School of Economics. His optional subject was also economics. He also worked. He is also not a pure student, but while working, he also prepared for examination, that also without coaching. He worked as finance researcher in National Institute of Public Finance and Policy. So please welcome with a big round of applause, Mr. Yash Chaluka. One thing which I forgot to mention, that
He cleared his exam in his very first attempt and scored 4th rank. गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू आप लोग सब यहाँ टाइम निकाल के हमें सुनने के लिए आए. इट्स एन ऑनर एंड आई होप कि बाय द एंड ऑफ इट मैं आपको कुछ यूजफुल बातें बता सकूँ. थैंक यू फॉर द वेरी काइंड इंट्रोडक्शन. सो सबसे जो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा, बाकी स्ट्रैटेजी की जो बातें हैं वो ऐसे से क्या इनको सब कुछ पता था एंड जर्नी ऐसे लीनियर सी थी एंड हो गया एग्जाम क्लियर. ये सिर्फ हाइंडसाइट की वजह से है, ऐसा बिल्कुल है नहीं कि मुझे भी 24 सितंबर शाम 6 बजे के पहले नहीं पता था कि मैं ये जो शीन जो ऑरा जो बन जाता है टॉपर्स के अराउंड कि यू नो दे आर द परफेक्ट स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग, ये बिल्कुल भी ये बहुत मिसलीडिंग है एंड दिस शुड बी क्लैरिफाइड एज मच एज पॉसिबल. जब रिजल्ट आया तो मीडिया वालों ने पकड़ लिया कि आप बताइए कितना घंटे पढ़ते थे. मैं 8 घंटे ही पढ़ता था दिन में, उससे ज़्यादा नहीं होती थी पढ़ाई. वो बोलते थे कि 8 घंटे कैसे पढ़ते थे, मतलब उतने में तो होते ही नहीं. आप बोलिए 12 घंटे पढ़ते थे. भाई मैं क्यों बोलूँ जब मैं पढ़ता जब मुझसे हुआ ही नहीं उतना पढ़ाई तो मैं किसी को क्यों डराऊं कि आप 12 घंटे बिना पढ़े इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो. तो ये जो कुछ मिसलीडिंग चीज़ें हैं जो मीडिया में चलती हैं कि आप स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे और ये था वो, ये सब बेकार बातें हैं. नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज गोइंग थ्रू दीज डिफिकल्टीज. आई एम श्योर देयर आर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अंडरगोइंग दीज थिंग्स एंड दे आर क्लियरिंग द एग्जाम विद दिस. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था. सो जस्ट दैट. एंड जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात है विच इज स्पेसिफिक टू आई थिंक आवर रीजन कि हमें ऐसा लगता है कि यू नो पीपल स्टडिंग इन दिल्ली और इन अदर बिग सिटीज़ उनके पास कोई एडवांटेज है जो हमारे पास नहीं है. अगर हम हजारीबाग या धनबाद या कहीं ऐसे गुमला जैसे जगहों में अगर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो हम किसी तरह से लूज आउट कर रहे हैं या हम इन्फीरियर हैं. ये मुझे भी लगता था. मैंने अपनी 11th-12th की पढ़ाई DPS बोकारो में की, बहुत फैंसी स्कूल एंड एवरीथिंग. लेकिन क्लास 6 से 10 तक मैं उड़ीसा के एक बहुत छोटे से टाउन बड़बिल में मैंने अपनी पढ़ाई की. तो जब मैं बड़बिल से जब बोकारो गया तो मेरी फीस 9 गुना बढ़ गई और जो स्कूल का जो फैंसीनेस था वो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया. इट वाज क्वाइट इंटिमिडेटिंग मेरे लिए सबसे पहले. तो मुझे लगा कि डू आई फिट इन दिस प्लेस, कि मतलब वेयर डू आई स्टैंड. ये सारे बच्चे यू नो दे हैड मच बेटर एजुकेशन देन मी. बट उस टाइम पे आपको खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है. एंड आई थिंक अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर यू आर गेटिंग ऑल द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज. बट बहुत बार ये यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में क्या यहाँ से बेटर पढ़ाई हो रही है. थैंकफुली इंटरनेट इज़ अ ग्रेट लेवलर हियर कि आप कहीं भी बैठ के यू कैन एक्सेस द बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. उत्कर्ष ने भी ये बात बोली थी कि आज दिल्ली जाना ज़रूरी है कि नहीं, स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए. एब्सोल्युटली नॉट. दिल्ली जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. और अगर आप दिल्ली से नहीं पढ़ रहे हैं या किसी भी बड़े शहर से नहीं पढ़ रहे हैं, यू स्टैंड एट एन इक्वल चांस. आई थिंक ये इट्स अ ह्यूज प्रिविलेज फॉर इंडिया कि UPSC एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अभी तक इंटैक्ट है, जो आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिना उसको देखे आपको सेम क्राइटेरिया पे तौलता है. You all stand an equal chance of clearing the exam, given कि you are ready to put that input which this exam demands. मेरा कोई connection नहीं है. No one in my family is from the civil services remotely. कोई link नहीं है. ऐसे बहुत सारे students जिनका कोई background नहीं था, and they all stand an equal chance at clearing this exam. So don't let these doubts cloud your thinking, cloud your इमोशंस एट एनी पॉइंट इन टाइम कि आप इस जगह से कर सकते हैं या नहीं, या आप इस इंस्टीट्यूशन से क्लियर हो गया था कि आई नीड टू सिट फॉर दिस एग्जाम. तो बट कॉलेज में मैंने जितनी तैयारी की थी वो सिर्फ ये था कि मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना अच्छा लगता है. सो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट डूइंग विंडो शॉपिंग कि अच्छा देख लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, और वो कोई नहीं पढ़ता है वो मटेरियल्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू फ्यूअर नंबर ऑफ बुक्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, बिकॉज अदरवाइज आप खो जाओगे इस भूल भुलैया में कि आप ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली कुछ समझ नहीं आ रहा है. सो मैंने डिसाइड किया कि ये बुक लिस्ट है मेरी, मैं इसी को स्टिक करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. एंड बीच में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई यूज्ड टू हैव डाउट्स. जब मैं पास्ट ईयर्स देखता था तो मुझे लगता था यार ये क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ा है वहाँ से आया ही नहीं, तो शुड आई गो टू सम अदर बुक. ये क्वेश्चन उस बुक से आया पूछा है, ये क्वेश्चन उस बुक से पूछा है. देन आई यूज्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं यार एक क्वेश्चन के लिए इफ आई स्टार्ट रीडिंग अनदर बुक दिस साइकिल विल नेवर एंड. मैं मतलब जब 10 साल बाद भी मैं तैयारी कर रहा हूँ इस एग्जाम की. सो वो कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है. मैंने जून 2019 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की. मैं लक्ष्मी नगर में, दिल्ली का एक एरिया है, वहाँ एक
कमरा लेके मैं बिल्कुल अकेले तैयारी कर रहा था। आई हैड एब्सोल्युटली नो पीयर ग्रुप और एनीथिंग इस एग्जाम के लिए। फनीली मेरे रूम में lectures was my most important part of my preparation. I strongly believe कि any reasonably educated person, you have to read newspapers, not just for this exam or anything, but just to be aware of what's happening in the world. Newspaper से जो आपका personality development होता है, जो आपकी thinking development होती है, वो कोई कोचिंग का मटेरियल या कुछ और आपको यूट्यूब वीडियोस की समरीज वगैरह कुछ नहीं दे सकते बना रहा था। एंड आई यूज्ड टू मेक डिजिटल नोट्स, एवरनोट नाम का एक ऐप है, मैं उस पर बनाता था। सो क्योंकि मेरे पास आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कम्प्लीटली क्लीन स्लेट, तो अब सपोज कोई भी एक टॉपिक आया है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर अगर कोई न्यूज़ आई हुई है, सो आई हैड टू फर्स्ट रिसर्च ऑन दैट थिंग कि सिक्योरिटी काउंसिल मतलब स्ट्रक्चर क्या है, क्यों इंडिया उसके मेंबरशिप के लिए एस्पायर कर रहा है एंड एवरीथिंग। सो दैट यूज्ड टू टेक मी लॉट ऑफ टाइम इनिशियली, इसलिए 4-5 घंटे लगते थे मुझे। बट वंस दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माई नोट्स वॉज इन प्लेस, उसके बाद वो टाइम सब्सटेंशियली रिड्यूस हो गया। इट केम डाउन टू अराउंड 1.5-2 hours एवरी डे। सो न्यूज़पेपर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। देन जो बेसिक जो बुक्स थी वो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स थी, मैंने कोई ऐसे अलग से किताबें नहीं पढ़ी। एंड आई केप्ट इट सिंपल कि इन्हीं किताबों को पढ़ना है। दैट्स इट। अगेन द पैंडेमिक स्ट्रक मार्च 2020 में, एंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया, तो वो किया। प्रीलिम्स क्लियर हो गया फॉर्चुनेटली, एंड देन लाइक कंप्लीटली कॉन्ट्रेरी टू व्हाट उत्कर्ष डिड, मैं बीस्ट मोड में तो नहीं गया, मैं स्लॉथ बेयर मोड में चला गया। मैं बहुत लेजी हो गया था प्रीलिम्स के बाद। सो प्रीलिम्स मेरा 4 अक्टूबर को था, एंड आंसर कीज वगैरह आ जाते हैं आपको अगले 1-2 दिन में, तो आई वाज रीजनेबली श्योर कि मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स क्लियर। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट था, प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, सबने बोला टफ पेपर है, तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि अच्छा प्रीलिम्स तो हो गया, मेंस तो हो ही जाएगा। एंड अगले 1.5 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा। दिवाली तक मैंने खूब मस्ती की है, खूब चिल किया है, खूब घूमा फिरा, पार्टी किया। दिवाली के बाद फिर डर लगना शुरू हुआ कि यार अब तो मतलब पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जब वापस से जब बुक्स खोला, नोट्स पढ़ा, तो कुछ याद ही नहीं था। मतलब 1.5 महीने बाद ऐसा लगा कि फिर से तैयारी शुरू कर रहा हूँ। सो उसके बाद फिर अब कंस्ट्रेंट भी था, क्योंकि मुझसे 8 घंटे ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है। सो क्योंकि एक बहुत बुरी आदत है मुझ में कि अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो उसके साथ साथ मुझे कुछ ना कुछ देखना है अपने लैपटॉप पे। एंड कोशिश यही रहता था कि 10-15 मिनट ही देखूं, बट वो कभी उतना होता नहीं था। सो अगर एक मूवी शुरू की है, सो मैं मूवी खत्म करके ही खाऊंगा। तो अगर ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो बाय द टाइम आई फिनिश माय ब्रेकफास्ट, लंच का टाइम हो जाता था, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूड। सो ये सारे अर्जेस को कंट्रोल करने पड़े। दिस वाज माय बीस्ट मोड, इतना ही किया। बट हाँ, दिसंबर एंड मिड नवंबर दे वर वेरी स्केरी फॉर मी। रोज बहुत डर लगता था, काफ़ी एंशियस था मैं उस टाइम की, और सबसे ज़्यादा गिल्टी था कि मुझे लगता था कि मैंने मतलब लगभग 1.5 साल वेस्ट कर दिए अपने, क्योंकि अब मेंस क्लियर होने का स्कोप लग नहीं रहा है मुझे। प्लस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे। आई रिमेंबर मुझे लगता था कि मैं ऐसे लिखने में हमेशा से अच्छा हूँ, स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आते थे, कॉलेज में भी आई यूज्ड टू राइट डिसेंटली वेल। लेकिन जब ऐसे के टेस्ट सीरीज जब मैंने दिए, तो मैंने 4 टेस्ट दिए होंगे ऐसे के। तो एक पहले टेस्ट में मुझे 109 नंबर आए, दूसरे में 90 आया, तीसरे में 80 आया, तो चौथे में 60 आया। तो ये इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग, ये मेरा ग्राफ कॉन्स्टेंटली नीचे ही जा रहा था। और जो लास्ट टेस्ट का जो रिजल्ट आया, दैट केम ऑन 1 जनवरी, और मेरा एसए का पेपर था 8 जनवरी को। अब मेरे पास ना टाइम था कुछ इंप्रूव करने का, और एसए का पेपर ऐसा है कि आपको पता भी नहीं कि आप इंप्रूव करोगे कैसे, क्योंकि मतलब बहुत हवा में एडवाइस होता था कि अच्छा स्ट्रक्चर ले आओ। अच्छा स्ट्रक्चर कैसे ले आए वो तो बताया नहीं किसी ने। तो अब मैंने बोला कि यार हटाओ, अब इस टाइम पे इम्प्रूवमेंट करने का कोई स्कोप है नहीं, ना ही मेरे पास अभी कुछ टाइम है। जीएस पढ़ना था, ऑप्शनल रिवाइज करना था उसे 1 हफ्ते में, तो आई वॉज वेरी नर्वस। और ऐसे का एक पेपर ऐसा है कि दैट कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट, एंड थैंकफुली मतलब ऐसे पेपर हेल्प मी अ लॉट इन गेटिंग दिस रैंक। तो उस टाइम इट वाज कंप्लीट शॉट इन द डार्क। मैंने जो 2017 के जो रैंक 1 थे अनुदीप दुरीशेट्टी सर, मैंने उनको अपने दोनों वो जो 60 मार्क्स का जो ऐसे का पेपर था, मैंने उनको वो अटैच करके मेल करके भेज दिया कि सर दिस इज दिस, एंड कैन यू प्लीज इवैल्यूएट इट एंड टेल मी कि ये ठीक है या नहीं। That's all that I could do उस टाइम पे। Obviously मुझे कुछ उम्मीद नहीं थी कि he will get back to me or anything, but it's a sign of how great a person he is, and how lucky I was. एग्जाम के ठीक 1 रात पहले 7th को जैसे ही मैं सोने जा रहा था, मुझे उनका ईमेल का रिप्लाई आया, एंड ही टोल्ड मी कि योर एसे इज जस्ट फाइन, रिलैक्स, कोचिंग के इवैल्यूएशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जब एग्जाम में जाओ तो डोंट जज योरसेल्फ बाय राइटिंग इट, जस्ट राइट व्हाटएवर यू फील लाइक। एंड दैट रियली हेल्प मी, बिकॉज जब मैं ऐसे का पेपर आया एंड
once I saw the paper, I saw the question paper, everything else became irrelevant कि पहले टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं, सब कुछ एटलीस्ट मतलब जितना हो सकता था. बट मेंस के लिए मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा क्लियर होगा. दैट वाज द स्टेज व्हिच आई वाज लीस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ही ऐसी हो गई थी, जैसे मैंने बताया कि आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई थॉट कि मेंस नहीं होगा मेरा क्लियर. तो जब हुआ तो आई वाज वेरी लकी. देन अप्रैल में जब सेकेंड वेव चल रहा था दिल्ली में, उस टाइम ऐसी हालत थी आप बाहर सब्जी लेने भी जाओगे आपको कोविड हो जाएगा. मुझे भी हो गया. 24 अप्रैल को मेरा टेस्ट, आई वाज टेस्टेड पॉजिटिव एंड इट वाज क्वाइट स्केरी उस टाइम पे, यू नो, द सिचुएशन एंड एवरीथिंग. बट आई हैड एन इनक्रेडिबल सपोर्ट ग्रुप, पीपल टू टेक केयर ऑफ मी, टू मोटिवेट मी, क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू की भी तैयारी करनी थी. पता नहीं था कि इंटरव्यू कब से हो सकते हैं. बट ऑब्वियसली इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो बहुत इरेलेवेंट था. उस टाइम लगा कि यार मतलब लोग बाहर इतनी बुरी हालत है, इंटरव्यू क्या ही है अभी इस प्रोसेस में, बट यू हैव टू डू दैट. तो एंड आई हैड टू रीड न्यूज़पेपर्स फॉर दैट. और आइसोलेशन में था, न्यूज़पेपर्स पढ़ना काफ़ी स्केरी था. हेडलाइंस खोलो और यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया. बट I somehow kept myself going, and my office, like ma'am said, I was working. But again, just a clarification, मैंने ऑफिस अपना ज्वाइन किया था मार्च 2021 दिस ईयर में, आफ्टर राइटिंग माय मेंस. एंड सो मैंने मेंस तक की पढ़ाई सिर्फ पढ़ते हुए ही की है. मेंस अपना इंटरव्यू के टाइम मैंने, हाँ, आई वाज वर्किंग एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन क्लियरिंग द एग्जाम. मेरा माय ऑफिस वाज वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड. मैंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत लेट से सबमिट किए हैं एंड दे वर वेरी पेशेंट विद इट. all my professors, they helped me a lot in the office. उन्होंने इंटरव्यू, मेरे मॉक्स भी लिए, मुझे गाइड किया had अभी तक. इंटरव्यू के लिए आई वाज प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि आई विल स्कोर वेल बिकॉज आई थॉट कि अच्छा हुआ है. दैट वाज इट. जब रिजल्ट आया तो मतलब ठीक था, अच्छा लगा. एंड सो ये मेरी जर्नी थी. एज यू कैन सी कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं था कि यू नो मैंने बहुत अलग से बहुत किताबें पढ़ी हैं या ऐसा कुछ एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी था. आई मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस एग्जाम विच थैंकफुली डिड नॉट कॉस्ट मी. सीसैट में उत्कर्ष, जैसे उसने बताया कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स है. आई ऑल्सो थॉट कि आई वॉज वेरी गुड एट सीसैट एंड एवरीथिंग, कि मैथ कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है. पेपर 1 अच्छा हुआ प्रीलिम्स का. तो जो 3 घंटे का एग्जाम था, वो 3 घंटे का जो गैप था उसमें मैं बहुत कंप्लेसेंट हो गया. एक तो गर्मी थी उतनी दिल्ली में, तो आई चिल. 3 घंटे मैंने कुछ रिवाइज कुछ किया नहीं, विच आई थिंक इज द राइट थिंग टू डू ऑल्सो. आप 3 घंटे में कितना ही पढ़ लोगे. बट सीसैट का पेपर शुरू हुआ एंड आई वाज वेरी रिलैक्स्ड कि अच्छे से आराम से मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. जब घड़ी देखा तो 1.5 घंटे हो चुके थे एंड मैंने आधा पेपर भी नहीं किया था सॉल्व. एंड देन आई हैड टू जस्ट रश थ्रू इट. और उस रश में मैंने बहुत गलतियाँ करी है. सो आई स्कोर्ड 94 इन माई सीसैट, विच आई थिंक इज वे बिलो व्हाट आई कुड हैव स्कोर्ड इन दैट पेपर. सो दिस इज जस्ट टू से कि ये जो स्ट्रैटेजीज आप सुनते हैं टॉपर्स की एंड ऑल दैट, ये कभी भी परफेक्ट, ये हमेशा परफेक्ट हाइंडसाइट में लगती है. ये हमेशा जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ये कभी होती नहीं है. यू विल मेक मिस्टेक्स, बट व्हाट विल गेट यू थ्रू इज आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपका खुद का सेल्फ बिलीफ एंड द व्हाई, the reason that you want to clear this exam, like Utkarsh was saying, कि वो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि आप ये एग्जाम क्यों दे रहे हो, आप क्यों बनना चाहते हो एक सिविल सर्वेंट. क्योंकि एक कम से कम 2 साल इस एग्जाम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि उस 2 साल के पीरियड में आपको बहुत बार लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है एंड इट्स नॉट हैपनिंग, ये बहुत हार्ड है, ये है, वो है. उस टाइम पे your motivation will get you through all those difficult moments. So before starting preparation for this exam, think very very carefully about why you want to prepare for this exam and not how to prepare for this exam. Honestly, this is not the time to think about that. First आपको यही सोचना पड़ेगा कि आप क्यों करना चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी. एक बार वो डिसाइड हो गया and if that reason is good enough, बाकी सब कुछ will automatically follow. मैं अपने स्कूल गया था अभी थोड़े दिन पहले. 9th 10th के बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है. मैंने उनको यही बोला, यार अभी बोर्ड्स पे ध्यान दे लो, अपने स्कूल पे ध्यान दे लो. कॉलेज में हैव अ गुड कॉलेज लाइफ, लाइक उत्कर्ष वाज सेइंग, फोकस ऑन योरसेल्फ, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, develop your personality, be curious, be inquisitive, which is very important, not just in this exam but generally to grow. But most importantly, be humble to accept your mistakes, to accept your shortcomings, कि हाँ मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं या मुझ में ये कमियाँ हैं and I need to work on them. अगर आप humble नहीं रहेंगे then honestly you don't deserve to be in this service, you don't deserve to prepare for this exam. अगर आप humble नहीं हैं तो let me assure you ये exam आपको humble बना देगा. ठीक है. So
I think that's all from my side. If you have any questions, I think we can. Yeah, I think we can take questions, both of us. Thank you so much, Yash. Any question, any doubt which you want to, if any tips you want to know from them, how to stick, how to be determined to your goal, and how to achieve your goal. But you should take care that whatever they have said should not be repeated again. So be very particular about your question, ask it very well, and be to the point. We are told that for geography you should refer GC Leon, it is the holy book, and if you read this it will be enough. Please continue. Yeah. So for geography it is told that the GC Leon is the holy book. If we read that, we are all above that we can attempt all the questions. But in reading their geography, there are many questions like ITC giant belt, then how that the temperature comes from one position to another. So these topics are too hard, and we don't find a good video on YouTube. So please suggest us something to overcome this. मैंने GC Leon नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश की, मैंने छोड़ दिया. So all I did was I studied the NCERTs जो 11th 12th के, they are very very good books. मैंने उनको अच्छे से पढ़ा, जितना मुझे समझ सकता था उतना कोशिश किया. कोरियोलिस कोर्स मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, अगर आप मुझे समझाने बोले तो. But on a serious note, if you don't want to read GC Leon, you may as well skip it. कोई ज़रूरी नहीं है. आप एटलस और NCERTs पे फोकस कीजिए क्लास 11 12 की, एंड देयर आर एक्सीलेंट चैनल्स ऑन यूट्यूब जहाँ से आपको बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. चैनल्स लाइक अमित सिंह गुप्ता का चैनल है, PMF IAS है, मृणाल के वीडियोस हैं, स्टडी IQ का है. all of these channels provide very good explainer videos on pretty much the entire syllabus, so I think that should suffice. कोशिश करता था, तो मेरे लिए इसमें मैंने ज्योग्राफी के लिए वाजिरा का मटेरियल यूज़ किया था. दैट येलो बुक इज क्वाइट कॉन्साइज, और एक तरह से NCERT में से डेप्थ बहुत है, लेकिन मुझे लगा एक्सप्लेनेशन वाइज थोड़ा शॉर्ट था वो, तो मैंने इसलिए वाजिरा का येलो बुक काफ़ी रेफर किया था. बाकी ऑनलाइन गूगल लेके पढ़ता था. PMF IAS आई वांट टू एको अगेन, बहुत यूजफुल था. मैं सिंपली ज्योग्राफी के टॉपिक लेकर के, जैसे कोरियोलिस फोर्स या फिर टेक्टोनिक फोर्सेस, PMF IAS, टेक्टोनिक फोर्सेस UPSC, आप सर्च करो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे और उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है. एंड ज्योग्राफी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव काफ़ी लॉजिकल भी है. आप बहुत चीज़ें विजुअलाइज कर सकते हो, बहुत चीज़ें समझ सकते हो, तो थोड़ा आसान भी हो सकता है वो. For securing the world at 4 and 53, and thank you for being the inspiration for many of us. My question to you is that could you please share your experience when you wrote your first mains answer writing when you were practicing, and when you write the exam of your UPSC? What was the difference between the answer writing which you wrote while practicing the exam and when you wrote the main UPSC exam? What was the main difference between your answers? How it got evolved? Because when we write the answer, it seems like we don't know anything. But how can we improve that art of answer writing? Could you please share regarding this? Thank you. Really horrible. And that was after I got to writing. पहले लिखने में हेजिटेशन आती है, लिखने में लगता है कि अच्छा इस टॉपिक पे आंसर लिखना है, ये वापस पढ़ लेते हैं उसे, और वही टॉपिक पढ़ रहे उसी का आंसर लिख रहे हैं. तो अगेन दैट इज नॉट एग्जैक्टली हेल्पफुल, राइट? आप जो पढ़ रहे हो उसका आंसर नहीं लिखोगे. आप जो चीज़ पढ़ चुके हो, एक दो दिन टाइम दे चुके हो तो समझने के लिए, आप उस पर आंसर लिखते हो. अल्टीमेटली एग्जाम में भी आप जो पढ़ा है वो डायरेक्टली नहीं लिखने वाले हो, आप जो लॉन्ग टर्म में पढ़ रखा है उस पर लिखते हो. गैप्स रहते हैं, एक वो इनिशियल जंप लेना है यार. यू राइट वेरी बैड आंसर्स, आपको एक आंसर लिखने में 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा, आपके आंसर से पॉइंट्स कम होंगे, आपके आंसर का स्ट्रक्चर ऑफ होगा. लेकिन a lot of it also comes because आपको हैबिट नहीं है लिखने की, आपको सोचने की हैबिट नहीं है. अब जैसे जैसे लिखोगे वो हेजिटेंस कम होगी. एटलीस्ट जितना आता है उतना आप लिख कर आओगे, आपके स्ट्रक्चर इंप्रूव होंगे, कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे लाइन अप होंगी, उसके बाद आपका नॉलेज इंप्रूव होगा. क्योंकि उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि चलो आंसर्स लिख पा रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे नॉलेज में यहाँ पे गैप्स है, यहाँ पे डेप्थ चाहिए, यहाँ पे और पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे एक नया डायमेंशन चाहिए, कुछ एग्जांपल्स चाहिए एंड सो ऑन. That happens only once you have written maybe 70-80 answers, and फिर आगे का इम्प्रूवमेंट होता है. एंड once you get to that stage, then you compare with other people कि देखो और लोग क्या कर रहे हैं. क्योंकि स्टार्टिंग के मिस्टेक्स काफी ऑब्वियस होते हैं, आप भी लिखोगे, बाद में पढ़ोगे आपको दिख जाएगा कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है.
वंस यू गेट पास दैट स्टेज, वंस यू रीच अ पॉइंट जहां आपके आंसर्स आपके हिसाब से ठीक हैं, देन यू लुक एट अदर्स आंसर शीट्स, देखते हो उससे कैसे इंप्रूव होता है। और जैसे जैसे रिवीजन होगा आपका फ्लो बेटर होगा। मैंने थोड़ी पहले फ्लो चार्ट डिस्कस किया था रेलवे से एग्जांपल लेकर के, तो अगर वो स्ट्रक्चर में आप सोचोगे तो एग्जाम में आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखा है उसके लिए 3 से 5 डायमेंशन लिखते हैं, वो डायमेंशन आपके नोट से एज इट इज आएगा, बट दैट विल कम वंस यू गेट पास टू इनिशियल हेजिटेशन। वो आसान नहीं है, दैट टेक्स टाइम, दैट टेक्स एफर्ट। कि आप क्योंकि इस एग्जाम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है एंड एवरी ग्रेजुएट इन दिस कंट्री कैन राइट आंसर्स, ओके। तो सबसे पहले तो खुद पे भरोसा रखिए कि अगर कोई आपको बोल रहा है कोचिंग वाले कि यूपीएससी का आंसर ऐसे लिखना होता है या ये आर्ट है, साइंस है, ऑल ऑफ दैट डज नॉट मैटर ऑनेस्टली, ठीक है। खुद पे भरोसा रखिए कि आप आंसर लिख सकते हैं एज लॉन्ग एज यू नो द आंसर, एंड दैट नोइंग पार्ट इज वेरी क्रिटिकल। आपके पास अगर एक सॉलिड कंटेंट बेस बन गया है, यू कैन राइट आंसर्स। क्योंकि अगर जैसे सपोज पूछा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको प्रॉब्लम्स पता है एग्रीकल्चर के, यू नो कि आपको ये 5 पॉइंट या ये 10 पॉइंट लिखने हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सुपरफ्लस। वो बहुत इंडिविजुअल चीजें हैं। कुछ लोग बोलते हैं डायग्राम्स बनाना होता है, नहीं बनाना होता, मुझसे नहीं बनते थे डायग्राम्स, मैंने नहीं बनाया एग्जाम में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो आपको लगे कि आपके आंसर को अच्छे से, आपके आइडियाज को, जो आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सके, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। सो आंसर राइटिंग में ऑब्वियसली वो टाइम लगता है कि आपको वंस यू reaching that stage at which you are satisfied with your own answers, but you have to be patient with it, ठीक है। आप लिखना शुरू कीजिए, लाइक उत्कर्ष है, वो इनिशियल जंप लेना बहुत जरूरी है। वो इनर्जिया हम सब में होता है कि हम एक दिन उठेंगे जिस दिन हमें सब कुछ आ जाएगा, उस दिन परफेक्ट बन के आंसर लिखेंगे, वो दिन कभी नहीं आता है। वो आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन भी वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो जस्ट डू इट, स्टार्ट डूइंग इट, और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस आ जाएगा। बी पेशेंट। खराब आंसर लिख रहे हो कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन राइटिंग आंसर्स, ठीक है। My question is from Jester because he is the economics graduate. So my topic is from economics. What the book list that you followed for the economics, because you are the economics graduate, master of the economics. But for the UPSC, as like elementary book and advanced book, which I can write the main question answer. As you know, the question is being dynamic. It's moving from the static to dynamic. So as you correlate. Okay. Main answer. कर रहा हूँ मैं। पेपर 1 जो इकोनॉमिक्स में होता है दैट इज वेरी थ्योरेटिकल, उसमें माइक्रो मैक्रो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। पेपर 2 इज इंडियन इकोनॉमी बेस्ड। सो पेपर 1 के लिए जो बुक्स हैं वो माइक्रो के लिए एच एल आहूजा की एक बुक है एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो बुक है। मैक्रो के लिए फ्रोवेन की एक किताब आती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए डोमिनिक सैल्वेटोर की बुक आती है। That these are the basic books. बाकी हर टॉपिक के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें रेफर करनी पड़ती है। All of this you can find on YouTube. मेरे भी वीडियोस हैं, बाकी टॉपर्स के भी वीडियोस हैं, you can find it there. अभी डिटेल में जाना I think will not be very good because बाकी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं। पेपर 2 is very dynamic as you said. पेपर 2 के लिए एक ही छोटी सी बुक थी उमा कपिला की, वो बेस मटेरियल प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट इट्स ऑल रिसर्च पेपर्स। आपको इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं पेपर 2 के लिए, एंड यू जस्ट स्टार्ट डिराइविंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, डिफरेंट ऑथर्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड। सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू फॉर पेपर 2। पेपर 2 के लिए ऐसी कोई बुक नहीं है। सो यू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन। आई थिंक उत्कर्ष विल बी बेटर इन आंसरिंग दिस बिकॉज मैंने जीएस3 की इकोनॉमी के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं की थी बिकॉज वो मेरा ऑप्शनल से ही कवर हो रहा था। So, अगर आपको कोई स्पेशल बुक चाहिए, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं इकोनॉमिक्स में, आई थिंक उत्कर्ष कैन रिलेट टू दैट। एनीवे, मैंने कोई स्पेसिफिक बुक्स तो यूज नहीं करी थी। एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ी थी, बट एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के लिए थोड़े लैकलस्टर है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है उसमें। मैंने अगेन वाजीराम का येलो बुक यूज़ किया। मेरी स्ट्रैटेजी इस मामले में काफ़ी क्लियर थी। जहाँ पे कोई अच्छी किताब मिल रही है मुझे जिस सब्जेक्ट में, मैं वही पढ़ लूँगा। जहाँ पे कोई किताब नहीं मिल रही है, आई जस्ट यूज किसी कोचिंग का रेफरेंस मटीरियल। मैंने इसमें वाजीराम की बुक यूज़ की थी। उनका 2 पार्ट डिवाइडेड है। अगेन फर्स्ट पार्ट में थ्योरी है, सेकंड में करंट अफेयर्स टाइप का है। इसके अलावा इसको बहुत हेवीली ऑगमेंट किया था न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर्स से। तो इन सब चीज़ों को आप जब मिलाते हो एक जगह पे, तो आपका इनफ कंटेंट हो जाता है कि आप कर सकते हो। बल्कि अगर देखा आप लोगों ने 800 पेज की किताब है, चाहो तो कर सकते हो। आई डेंट फाइंड इट नेसेसरी। मैंने उसको बाद में कर लिया था। मैंने अगेन वाजीराम की येलो बुक यूज़ करी थी, उसको मैंने अच्छे से किया था। करंट अफेयर्स अच्छे से किया था, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनके एनालिसिस अच्छे से पढ़ी थी। बाद में चूंकि मैं सेकंड अटेम्प्ट था, मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने शंकर आई से पढ़ ली थी। बट वो पढ़ने का स्टाइल चेंज हो गया था। उस टाइम पे मैं उसको ऐसे पढ़ रहा था कि
बुक खोली, टॉपिक देखा, मुझे जो आता है वो लिखा पहले, फिर देखा नया क्या है उसमें, एंड उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि मे बी 30% टाइप नया है, वो मैंने वहां से पढ़ लिया। तो पढ़ने का स्टाइल चेंज होता है। आप जब नई किताबें पढ़ते हो उस पॉइंट पे तो उस स्टाइल से पढ़ते हो, बट ओवरऑल स्ट्रेटेजी सेम थी। और डेटा आपके पास इकोनॉमी के लगभग हर इंडिकेटर का, हर चीज़ का आपके पास करंट डेटा होना चाहिए। उसके लिए सोर्सेज है इकोनॉमिक सर्वे, बजट, पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट, दीज आर वेरी गुड सोर्सेज। वहाँ से आप लेटेस्ट डेटा कलेक्ट करते रहिए, ठीक है। हैव अ सेपरेट शीट वेयर यू मेंटेन ऑल दिस डेटा थिंग्स, ठीक है। सो ये इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, फॉर मेंस करंट अफेयर्स इज एवरीथिंग, उसके लिए आपको एनवायरमेंट की डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस नहीं पूछते, वो एनवायरमेंटल इशूज पूछते हैं मेंस में, उसके लिए करंट अफेयर्स आर इनफ। दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने मेंस के लिए शंकर आईएएस की बुक भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है। ऑल आई डिड वाज रीड न्यूज़पेपर्स। सुनील सर का लगभग 246 रैंक है, तो हिंदी मीडियम पे लगता है नैया पार हो रही, थोड़ा घबराहट होती है उसमें। इस साइड और प्लस मेंस में देखें तो जीएस पेपर में बहुत कम नंबर आ जाते हैं, 1 2 3 में ऐसे वगैरह में देखें तो नहीं मिलते हैं, थोड़ा डिफरेंस है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो हिंदी मीडियम में कंटिन्यू करो, जो सोर्सेज अच्छे से पढ़ो, जो हिंदी मीडियम में टॉपर्स से इनकी स्ट्रेटेजीज फॉलो करो। इस बार 246 जो आपने बोला या 280 कुछ है, रिचा मैम या कोई है, इनका हिंदी मीडियम है। विजय सारस्वत भी बीच में थे, उनका भी हिंदी मीडियम था जितना मुझे याद है। आप गूगल करोगे तो मिलेगा आपको उनकी स्ट्रेटेजीज। एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ी फंक्शनल इंग्लिश सीखो। अगर टाइम देते हो तो इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंग्लिश टुडे इज द लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको बेटर सोर्सेज मिलेंगे, आपको बेटर न्यूज़पेपर्स मिलेंगे, और एग्जाम के लिए बहुत फैंसी या बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश नहीं चाहिए होती। आपको बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में सिंपल वर्ड से कम्युनिकेट करना है। आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। दैट चॉइस इज अप टू यू। कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखो, कुछ आंसर शीट्स देखो, डिसाइड करो। कमिंग टू सीसैट, अगेन मेरा पॉइंट फिर वो वैलिडेट हो जाता है कि आपको इंग्लिश फंक्शनल आनी चाहिए। सीसैट में इंग्लिश थोड़ी सी टफ होती है, नो टू वेज अबाउट इट, लेकिन आपको इतनी तो आनी चाहिए कि उसका आधा एटलीस्ट कर सको यार। बाकी मैथ्स का थोड़ा लॉजिक का थोड़ा आना चाहिए ताकि आप वो कर सको। अब चूंकि अगर इंग्लिश वीक है आपका, मैथ्स अच्छे से करो, लॉजिक वाले पार्ट अच्छे से करो, इंग्लिश काम चला करके कर लो। आपको इंग्लिश उतनी सीखनी पड़ेगी, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। बीच में आप यूट्यूब पे सर्च भी करते हो, आई थिंक प्रदीप सिंह सॉरी, जो रैंक 1 थे पिछली बार, उनके काफ़ी अच्छा सा वीडियो है यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हो कि सीसैट कैसे अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर है, जैसा आपने सर कहा कि करंट अफेयर्स की जो मंथली मैगजीन आती है, जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है हिंदी में करंट अफेयर्स, तो उससे जुड़ा सवाल है सर कि प्रीलिम्स जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है उसके लिए कितना बेनिफिशियल है जो मंथली करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना। और इसके साथ ही सर एक छोटा सा पॉइंट कि जो स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे बीपीएससी है, तो अगर हम लोग विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हैं हिंदी में, तो बीपीएससी प्रीलिम्स में उससे कुछ मिल सकता है। दूसरे टाइम के बाद मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था कि यार मंथली मैगजीन लोग पढ़ रहे हैं, उससे सवाल तो आ नहीं रहे, या डायरेक्ट सवाल बहुत बहुत कम होते हैं। एंड दिस इज लेस अबाउट मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन का कसूर नहीं है, ये कसूर प्रीलिम्स एग्जाम का ही है। आजकल ये एग्जाम और थोड़ा रैंडम होता जा रहा है, आप डायरेक्टली पढ़ के वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर सकते हो। और 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें मुझे मे बी 40 सवाल आते थे अच्छे से, लेकिन वो एनालिसिस बेस्ड, सॉरी 2020 का जो पेपर था जो लिखा था इस बार हम लोगों ने, इससे पहले वो काफ़ी मुश्किल था। मुझे मे बी 35-40 सवाल आते थे, एंड आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि भाई काम डाउन, मुश्किल पेपर है। एंड प्रीलिम्स टफ हो रहा है, उसमें आपका नॉलेज बेस टेस्ट होता ही है, साथ ही ये भी टेस्ट होता है कि आप कितना बढ़िया एस्टिमेट कर पाते हो, कितना बढ़िया विजुअलाइज कर पाते हो। एक क्वेश्चन ड्रोन्स पे था, ड्रोन्स के 3 यूजेस दे रखे थे, कौन से सही है, तो आई डोंट थिंक कोई एक्टिवली इसको पढ़ पाता है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप विजुअलाइज कर सकते हो कि ड्रोन्स क्या क्या करने के केपेबल है, क्या नहीं है। तो उसके लिए करंट अफेयर्स मैगजीन से ज़्यादा फोकस आपका टेस्ट पे आ जाता है, आपकी वो सोचने की एबिलिटी, गेस करने की एबिलिटी, एलिमिनेट करने की एबिलिटी पे टेस्ट हो जाता है प्रीलिम्स में। अगेन रिपीटिंग, प्रीलिम्स रैंडम थोड़ा हो रखा है।
मैं अगर इस तरह पेपर में लिखता तो आई एम नॉट श्योर क्लियर होता है नहीं होता, दैट इज जैसे रियलिटी। बट आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि थोड़ा मार्जिन मिल जाए, क्लियर हो जाए। मेंस में आप जितना पढ़ते हो उतना निकलता है, उतने नंबर आते हैं, दैट आई कैन श्योर। आपका एक सेकंड सवाल था स्टेट पीसीएस को लेकर। तो अगर मंथली मैगजीन से आपके नेशनल इश्यूज वो डेफिनेटली कवर हो जाते हैं, एंड बीपीएससी वगैरह में, जेपीएससी में भी आई थिंक कुछ स्प्लिट है और नेशनल इश्यूज स्टेट इश्यूज का। तो नेशनल वाले आपके फिर भी कवर हो जाएंगे, स्टेट के लिए आपको अलग सोर्स देखने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता है, आप यूट्यूब पे लोगों के वीडियोस देखो, प्रॉपर से वीडियोस देखो, आपको वहाँ से भी सब वो मिल जाएगा। Specifically for UPSC preparation, so look, international relations थोड़ा सा डाइसी एरिया है क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है वो बहुत करंट इश्यूज के ऊपर आते हैं, बट उनको समझने के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए उसके ऊपर। सो अब बैकग्राउंड के लिए आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप बल्कि बुक्स पढ़ें, विच इज़ नॉट वेरी यूजफुल बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट होता है। रीडिंग बुक्स इज एनीवे, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, देन you should not do it when you are preparing for this exam. Unnecessary books. So उसके लिए first you need to invest a bit in understanding the background of the issue. So for example, अगर इंडिया के वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन के ऊपर अगर आप पढ़ रहे हो, तो you need to understand कि अच्छा इजराइल पैलेस्टीन का इशू क्या है, या सऊदी अरेबिया का इशू क्या है बाकी कंट्रीज से, या सऊदी ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। बिना इसको समझे आप इंडिया के रिलेशंस वेस्ट एशिया के साथ नहीं समझ सकते हो, आप उसके ऊपर आंसर नहीं लिख सकते हो। अब इन इश्यूज को समझने के लिए आप किसिंजर की बुक्स भी पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हो। आई डिड द लैटर, मैंने यूट्यूब के वीडियोस का बहुत यूज़ किया इसके लिए। देयर आर एक्सीलेंट चैनल्स ऑन यूट्यूब लाइक वॉक्स, BBC, DW, इनके बहुत अच्छे एक्सप्लेनर बैकग्राउंड वीडियोस हैं, अल जज़ीरा, जिससे आप इश्यूज को समझ सकते हो। वंस यू डू दैट, newspapers are more than sufficient. Both the Indian Express and the Hindu, they have excellent writers covering international relations. Suhasini Haidar, Stanley Johnny, C. Raja Mohan, इनके editorials आते रहते हैं. Read them and just gain a holistic understanding of IR. That is enough for this part. You don't need to read any books apart from this. Also competitive examination like CDS, banking, SSC. So in between the examination of UPSC preparation, these examination forms, application forms released, so shall we have to move or not? वो मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने कोई और एग्जाम नहीं दिया था, मतलब आई डिड गिव द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम, वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने, ताकि मेंस लिखने की आदत हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कोई और एग्जाम नहीं दिया था। बट ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है दैट यू शुड फिल दीज फॉर्म्स, और अगर उससे आपको यूपीएससी में हेल्प हो रहा है, या इफ यू कैन इफ दैट गिव्स एन ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन, दैट यू शुड गो अहेड एंड डू इट, देयर इज नो हार्म, इट्स योर डिसीजन अल्टीमेटली। यस सर, मैंने जो पास्ट इश्यू समझने के लिए अगेन वाजिराम की बुक यूज़ की थी। वाजिराम की येलो बुक आती है, आपको दिल्ली के मार्केट्स में मिलती है, ऑनलाइन भी आपको PDF मिल जाएगी उसकी बहुत ईजीली, थोड़ा सर्च करोगे तो। और idea is thing, you understand the current affairs with the background in mind. Also want to emphasize again, जो वॉक्स या BBC ने मेंशन किया, ये चैनल्स आपको कहीं लिखे हुए ऐसे नहीं मिलेंगे। अब जैसे जैसे इश्यूज सर्च करोगे, आपको कुछ जगह पे एनालिसिस अच्छी लगेगी, कुछ चैनल से वीडियो अच्छे लगेंगे, आप नेक्स्ट टाइम उनको प्रेफर करोगे। हमने PMFIS कहीं लिखा हुआ नहीं देखा था, हमने जब इश्यूज सर्च करना चालू करा तो ज्योग्राफी में PMFIS काफ़ी अच्छा सोर्स लगा। जब करंट इश्यूज या सिविल वॉर्स वगैरह की हिस्ट्री देखनी चाहिए तो वॉक्स पे बहुत अच्छे एक्सप्लेनर्स मिलते थे। तो उस तरह से वो हैबिट डेवलप हुई कि सोर्सेज आइडेंटिफाई करने का, कहाँ कितना रिलायबल है, कौन कितना शॉर्ट में अच्छे से बता रहा है। ये हैबिट्स आपकी ओवर टाइम में डेवलप होगी, इंटिमिडेट मत हो, टेक देम एज अ गाइड ऐसे। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मैंने भी कोई और फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने BPSC का फॉर्म भरा था, लेकिन उसका प्रीलिम्स UPSC मेंस से 2 हफ्ते पहले था, और मुझे लगा कि उस पॉइंट पे मैं अपना मोमेंटम लूज नहीं करना चाहता था। हाउएवर ये थर्ड अटेम्प्ट की बात अगर होती तो मैं और भरता। तो मेरे लिए रूल ऑफ थंब ये था कि मैं एक दो अटेम्प्ट्स सीरियसली UPSC भी देना चाहता हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड मैं कितने पानी में हूँ, कहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि एक और सच ये है कि 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद आपको डेली बेसिस पे उतने आवर्स नहीं चाहिए UPSC के लिए। आप 4-5 घंटे 6 घंटे में भी UPSC मैनेज कर सकते हो। उस पॉइंट पे चाहो तो अगेन दिस इज अ वेरी पर्सनल थिंग, पर मेरा ये मानना था कि उस पॉइंट पे मैं और ग्रुप बी सर्विसेज सोचता, चाहे वो RBI हो, चाहे वो JPSC BPSC हो, चाहे कुछ और चीज हो। दैट वाज माय थिंकिंग। आपको ये सोचना पड़ेगा। You have also worked in private sector, so sir, why you guys have switched to
government sector, and sir, how is the strategy, like how can we stick to our routines? Like for example, when I start to prepare, so automatically for 1 month, 2 months preparation goes on fine, but after 2 months I lack the motivation or zeal to learn more about the new subject. Thank you sir. करना पड़ता है। Ultimately थिंग इज कि अच्छी नौकरी थी, पैसे भी हाथ में थे, दोस्त लोग आसपास थे बैंगलोर में। बैंगलोर इज अ वंडरफुल प्लेस टू लिव, सोशली बहुत एक्टिव है, क्लब्स वगैरह काफी। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक जो मीनिंग होता है काम का, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैकिंग लग रहा था। द वर्क वॉज इंगेजिंग, लेकिन उसका अल्टीमेट एम मुझे नहीं दिख रहा था। आई वाज वर्किंग फॉर अमेरिकन क्लाइंट्स एंड अमेरिकन मार्केट्स। मैं अगर वहाँ रहता तो शायद 2-3 साल में यूएस पर शिफ्ट करने की सोचता। हेडक्वार्टर्स उधर है, क्लाइंट्स उधर ही है, जीएस का इंडिया में मार्केट नहीं है। तो जब मुझे लगा इतना टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग जिसका मुझे टैंजिबल रिजल्ट दिख सके सामने। दिस इज अगेन अ पर्सनल चॉइस। देयर आर पीपल हु आर वेरी हैप्पी इन दैट प्लेस, हु हैव अ वेरी एक्टिव सोशल लाइफ, हु हैव अदर परस्यूट साथ में। मेरे लिए मुझे वर्क का थोड़ा और मीनिंग चाहिए था, एंड दिस सीम टू मेक सेंस, तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ी। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, मोटिवेशन डाउन होता है, एंड दैट इज वेरी ट्रू। देयर इज ओनली सो फार योर मोटिवेशन कैन टेक यू। आपको इनिशियल बूस्ट मिलता है, इनिशियल फ्लेयर मिलता है, उसको सस्टेन करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, उसको सस्टेन करने के लिए आपको एक रूटीन चाहिए, आपको अपने टारगेट चाहिए, तो वो आपको सेट करने पड़ेंगे। At some point you have to take it as challenge कि यार take it as 2 ways actually. One is a curiosity to learn so much more. I often also hear people saying कि sir momentum खत्म हो गया, या फिर पढ़ाई नहीं हो रही है, एग्जाम बोरिंग लग रहा है। But honestly if you think about it, this is one of the most interesting exams. आप जो पढ़ रहे हो, आप आसपास वही देख रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो उसके बारे में लोगों से बात कर सकते हो, आप प्रैक्टिकली किसी से भी कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर सकते हो। Think of it in those terms and have that curiosity. और secondly कि आए हो यार, कुछ अगर अच्छा छोड़ के आए हो तो और भी बड़ी बात है, कुछ छोड़ के नहीं आए हो फिर भी एक गोल लेकर आए हो तो भी। अब आए हो तो थोड़ा सस्टेन्ड एफर्ट देना पड़ेगा। You're making a big commitment जब आप यहाँ आते हो। खुद को खुद के साथ जस्टिस करो, खुद को इतना टाइम दो कि अगर 2-3 साल बाद 4 साल बाद छोड़ते भी हो तो ये तो एटलीस्ट मन में रहे कि या मैं आया था जिस काम के लिए मैंने अपना 100% दिया, नहीं हुआ चलो आगे और भी जिंदगी में और चीजें हैं, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। वो थॉट कभी आएगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। I want to take a question from her. First of all, I would like to say thanks to the Vinova University for giving different students to join the seminar, and both of you also for giving the precious time to us. So sir, I want to ask that कि first time मैं सुनी हूँ कि कंप्यूटर साइंस लेकर किसी ने यूपीएससी क्रैक किया है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना टफ है बीटेक करते हुए, स्पेशली कंप्यूटर साइंस से लोगों का कहना है कि आप कंप्यूटर साइंस लेते आप नहीं प्रिपरेशन कर सकते यूपीएससी का, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और तो दूसरा डिपार्टमेंट है, आप वो लेकर आप कर सकते हैं बट कंप्यूटर साइंस लेकर नहीं, क्या ये सच है? कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ते हो तो सच्चाई ये है कि अपनी सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है, स्टार्टअप्स बूम कर रहे हैं। आपको जॉब प्रोस्पेक्ट से, इवन बैकअप प्रोस्पेक्ट से, इन केस यूपीएससी नहीं वर्कआउट करता है, कंप्यूटर साइंस इज प्रोबेबली द बेस्ट। मेरे खुद के बैच में और बाकी ब्रांचेस से लोग सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स वाले जॉब्स ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बूम यहाँ पर है, ज़्यादा स्पेस यहाँ पर है। दैट सेड, कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल ऑफर नहीं होता है। 4 इंजीनियरिंग ऑप्शंस ऑफर होते हैं विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इलेक्ट्रिकल बिकम्स स्लाइटली बेटर। लेकिन दैट सेड मेरा ये भी मानना है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कॉलेज में क्या लेते हो, दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड होपफुली इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मुझे मैथ्स में मजा आता था इसलिए मैंने आईआईटी एग्जाम दिया। उस टाइम भी पापा बोलते सिविल सर्विस सोचना है, लेकिन जब मैं सिविल सर्विस के लिए अपना इंटरेस्ट उस टाइम नहीं छोड़ रहा था। मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा उस चक्कर में, एंड सिविल सर्विस तैयारी करते समय भी मैंने मैथ्स ऑप्शन लिया जो मेरा इंटरेस्ट में था। तो अब जो भी आपको इंटरेस्ट लगता है आप लो। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी लगता है कंप्यूटर साइंस है वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सेफ ऑप्शन, वेरी सेफ ग्रेजुएशन। बाद में ऑप्शनल के लिए आप चाहो तो मैथ्स ले सकते हो, लोग ह्यूमैनिटीज भी लेते हैं, बट अगेन द चॉइस कम्स टू थोड़ा पर्सनल चीज। थैंक यू सो मच सर। बट जॉब सो टाइम निकालना आपके ऊपर है। इफ यू हैव द मोटिवेशन यू कैन। मुझ में नहीं था, मैंने नहीं किया,
but again depends on you. I want to also add on, I don't want to build a stereotype, लेकिन आपको ultimately journey उतनी cover करनी है, तो अगर आप strenuous job करते हो तो आपको थोड़ा time और लग सकता है. I'm quite confident कि अगर मैं GS में काम कर रहा था बैंगलोर में, तो इतना time नहीं रह पाता. मुझे भी 1-2 साल और लगते. मेरे लिए वो compromise था. लेकिन मेरे मन में वो clear था कि यार आया हूँ यहाँ पे कुछ अच्छे से करना है, तो वो belief था कि मैं job छोड़ दिया. बाद में कभी वापस ले लूँगा. And शायद इस अटेम्प्ट में अगर नहीं होता तो मैं job अब लेने सोचता भी, क्योंकि पैसे भी चाहिए. Even in personal interactions with people, so how to tackle with this? I'm struggling with this since 2 years, or even I am shivering right now. So how to control this types of feelings? So you have tackled that earlier, and स्कूल में वैसे ही था. इनफैक्ट 12th में उस टाइम पे जेईई का एग्जाम निकला था मेरा, अच्छी रैंक आ गई थी, तो मुझे स्कूल में बुलाया भी गया था, स्टेज दिया गया था, एंड आई मेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ फंबल्स. वहाँ उस टाइम चीफ गेस्ट थे AK मिश्रा सर. मैंने आई थिंक AK गुप्ता कुछ बोल दिया था, एंड लोग देख रहे थे. फिर बोलते हुए मैं काफ़ी हरीड था, मन में 10 चीज़ें थी, बोल नहीं पा रहा था. यार ऑल दैट हैपेंस. अल्टीमेटली आपको थोड़ा एक्सपोजर चाहिए. आप अपने फ्रेंड ग्रुप में बातें करो, आप कुछ क्लब्स की एक्टिविटीज होती है वहाँ पार्टिसिपेट करो. और अल्टीमेटली एक चीज़ और है, अगर आपके पास कंटेंट है बोलने के लिए, लिखने के लिए, तो वो मैनिफेस्ट होता है अगर आप काम हो. आपको बोलने के लिए नेता नहीं बनना है. एंड ये स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेशन होती है. आप अपने पीयर ग्रुप में, अपने फैमिली में अपनी बातें रखो. लेक्चर नहीं देना है, पर जो बात है वो ठीक से रखो. आप अपने क्लब्स में, बाकी जो एक्टिविटीज यहाँ होती है उनमें पार्टिसिपेट करो. खुद को बोलने का मौका दो, खुद को चांसेस दो. और बाकी कुछ क्लब्स वगैरह भी होते हैं, स्पीकिंग क्लब्स वगैरह भी होते हैं. आई एम नॉट श्योर यहाँ पे है या नहीं. एक टोस्ट मास्टर्स है जो ग्लोबली काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन रांची में भी है. यहाँ पे कुछ स्पीकिंग क्लब्स है, तो आप वहाँ जाओ, प्रेजेंट करो, बातें करो. अल्टीमेटली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. देयर इज नो शॉर्टकट यहाँ पर. 15 mark question. The time is short, and the pen I used to write those 2 answers, I feel that there is some time lag between my speed, and that is what is required in that answer. So which pen you exactly use? Means this is one. उसको भी यूज कर सकते हो. बाकी लिखने में भी टाइम लगता है. आई वाज एन इंजीनियर, मुझे लंबे आंसर लिखने की हैबिट नहीं थी, तो मेरे स्टार्टिंग के आंसर्स में टाइम लगता था. ओवर टाइम जैसे आंसर्स लिखे, मैंने राइटिंग स्पीड भी बढ़ गई, और राइटिंग फॉन्ट साइज भी बढ़ गया. मेरे स्टार्टिंग आंसर बहुत छोटे छोटे फॉन्ट में होते थे. 2 पेज स्पेस दिया है, मेरा 1.25 पेज में हो जाता था. 3 पेज स्पेस दिया है, मेरा 1.5 पेज में हो जाता था. तो साइज फॉन्ट का साइज बढ़ा है, हेडिंग्स थोड़े बड़े लिखे, बॉक्स वॉक्स किया, उसको पॉइंट वाइज लिखा. वो सब चीज़ें हो जाएगी. मतलब डोंट वरी टू मच अबाउट इट. आप इनफ टाइम दोगे वो हो जाएगा. करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक समय सीमा होती है. तो थैंक यू यश, थैंक यू विकर्ष. डॉक्टर पूजा टू प्लीज प्रेजेंट द वोट ऑफ थैंक्स. आप जब इवेंट्स होंगे तो आप में से कुछ लोग यहाँ बैठेंगे. मेरी 6 महीने में नहीं, साल भर में नहीं, पर 2 साल में, 3 साल में, जब भी टाइम आता है. एंड दिस नीड नॉट बी सिविल सर्विसेज. आप में से कुछ लोग शायद इस फील्ड में आएंगे, कुछ लोग अपनी फील्ड में आगे जाके और अच्छा करेंगे. जहाँ भी अच्छा करेंगे, आई होप इतना वो स्पेस बनाएंगे कि वापस आकर के यहाँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने अनुभव दे पाएं. आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस सेशन. इज थैंक यू. Thank you so much, Utkarsh. Each and every aspects that they should take care while preparing for competitive exams. You gave them the useful tips. You entertained their questions very well and calmly. Thank you so much for being with us. And sincerely, my thanks to Dr. Sukalyan Moitra, Dr. Mitharani Singh. And I also extend my heartfelt thanks to all of you students present here and listening to these 2 guests. Patiently, you had been very disciplined. Thank you so much, and I declare here the program to be completed. Now you people can move to your departments to continue your study, your periods. Thank you so much.